बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महवी शबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। सैटरडे बहुत सारे लोगों का वर्किंग डे होता है और बहुत सारे लोगों का ऑफ डे होता है। जिनका ऑफ डे होता है वो तो इस दिन को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और जिनका वर्किंग डे होता है वो इस डे को कुछ इस तरह से गुजार रहे होते हैं कि आज का काम हम मंडे पे छोड़ देते हैं, और मंडे को जो भी दिन आएगा, जो भी टास्क आएंगे वो हम देखते रहेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हम सैटरडे को ऑर्गेनाइज तरीके से गुजार लें तो हमारा मंडे बड़ा अच्छा गुजर सकता है। तो आज का काम कल पे कभी मत छोड़ें, अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा वीक जो है आने वाला वो अच्छा और बेहतरीन गुजरे। ये तो थी वीकेंड को किस तरह से प्रोडक्टिव बनाया जाए। सिटी एट 10 में आपको पता है कि हमेशा से हम ऐसे टॉपिक्स शामिल करते हैं जो कि आपके दिन को बेहतरीन बनाते हैं, प्रोडक्टिव बनाते हैं। शहर में क्या चल रहा है इस पर हम बात करते हैं। आज का प्रोग्राम भी कुछ इसी तरह से है। सबसे पहले हम बात करेंगे फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से। फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है, और यहाँ पर अगर पावर लूम सेक्टर के हवाले से बात करें, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद का दिल है तो पावर लूम सेक्टर जो है वो इसकी धड़कन है। लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ सालों से बिजली के बिलों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, दीगर चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री जो है वो चैलेंजेस का भी शिकार है। क्राइसिस भी आ रहे हैं। हुकूमत इस क्राइसिस को किस तरह से देख रही है, कितना मुतहरिक है, इस पर भी बात करेंगे जी। मौसम के हाल अहवाल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम मौसम के अकॉर्डिंग अपने दिन को प्लान कर लेते हैं तो हमारा पूरा दिन जो है वो बेहतरीन गुजरता है। मौसम के हाल अहवाल भी जानेंगे आज के प्रोग्राम में। सब्जियों के भाव ताव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और दिन को और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं हमारे कुछ असूल। हम जितने ज़्यादा अपने आप को लेकर कंसर्न रहते हैं, केयर करते हैं, उतने ज़्यादा हम एक बेहतरीन शख्सियत के तौर पे उभरते हैं। और ऐसे में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लास स्किन किस तरह से हासिल की जा सकती है, खूबसूरत बाल किस तरह से हासिल किए जा सकते हैं, ये मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 11 बजे वाले सेगमेंट में हम शामिल करेंगे कि किस तरह से आप अपनी स्किन को ग्लास स्किन बना सकते हैं, बालों को किस तरह से बेहतरीन बना सकते हैं। और इसके साथ साथ सोने की कीमत भी हम देखेंगे कि आज मज़ीद बढ़ी है या रिवर्स गियर लगा है। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। मौसम के हवाले से बात की जाए तो फैसलाबाद का मौसम जो है वो गुज़श्ता एक वीक से बड़ा खुशगवार दिखाई दे रहा है। विंटर वाइब्स ने फैसलाबाद के जो वासी हैं उन्हें वेलकम कर दिया है, और हम सब लोग तो इस मौसम को बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एहतियात भी करने की ज़रूरत है। मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अली नारू, बताइएगा कि आज के मौसम के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम की बात की जाए तो दो तरह से इसको देख सकते हैं। अगर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से बात की जाए तो शहर भर में सांस लेना दोबर हो चुका है। दिन के आगाज़ में जो AQI इंडेक्स है वो 512 तक पहुंच चुका है, जो कि दिन गुजरने के साथ साथ मज़ीद बढ़ने की तवक्को की जा रही है। और जो दर्जा हरारत की बात कर ली जाए, अगर तो ज़्यादा से ज़्यादा शहर फैसलाबाद का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। कम अज़ कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, और इसके साथ साथ फ़िल वक्त हवा में नमी का तनासुब 65% है। लेकिन फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से शहर भर में जो अमराज फैलती जा रही हैं, आँखों की जलन है, सांस लेना दोबर हो चुका है, और जो बुज़ुर्ग हैं वो ख़ासे बीमार पड़ते जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो तिब्बी माहिरीन हैं वो शहरियों को नसीहत करते दिखाई दे रहे हैं कि फ़ेस मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, और घर से गैर ज़रूरी जो बाहर निकलना है उससे परहेज़ किया जाए। इसके साथ साथ जो महकमा माहौलियात है उनको भी तंबीह की जा रही है कि जो धुआं छोड़ती फैक्ट्रियाँ हैं और इसके साथ जो RTA है वो धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करे, और साथ में शहरी भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कूड़ा करकट को आग लगाने से गुरेज करें। लेकिन फिर भी शहर फैसलाबाद में जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और जैसे कि आज भी अभी इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कमोबेश 512 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि इंतहाई ज़्यादा है और सेहत के लिए भी ख़तरनाक है। बोलने में दुश्वारी है, सांस लेने में दुश्वारी है, गले ख़राब हो रहे हैं, आँखों में जलन है, और सांस की बीमारियां फैलती जा रही हैं। इसके साथ साथ अगर मजमूई तौर पर मौसम की बात कर ली जाए तो आइंदा 24 घंटे शहर फैसलाबाद में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है, और इसके जो तहसीलें हैं, चकजुमरा हो, जड़ांवाला हो, और समंदरी हो या तांदने वाला हो, मौसम जूं का तूं सेम ही रहने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन दर्जा हरारत के एतबार से देखा जाए तो मौसम कदरे बेहतर है, खुशगवार है, सर्द हवाएँ चल रही हैं, और साथ में चमचमाती धूप भी निकली हुई है, जिसकी वजह से दिन का आगाज़ तो बेहतर हुआ है। लेकिन फ़ज़ाई आलूदगी
ने जो मज़ा है वो किरकिरा कर दिया है खुशगवार मौसम का, और फ़ज़ाई आलूदगी, बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से जो अमराज हैं उसमें भी जो बढ़ोतरी है वो होती जा रही है। तिब्बी माहिरीन शहरियों को नसीहत करते भी दिखाई दे रहे हैं, मशवरे देते भी नज़र आ रहे हैं कि पानी का पानी जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ़ेस मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें साथ में। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारू तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं फैसलाबाद के हवाले से। फैसलाबाद की इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करें, फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब माना जाता है पाकिस्तान की मैशत के लिए। अगर फैसलाबाद के रूल के हवाले से बात करें तो हमेशा से बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से बात की जाए और पावरलूम सेक्टर के हवाले से बात ना की जाए तो ये बात जो है ये बिल्कुल कहीं ना कहीं हम नहीं इसे फिट कर बैठते। और इसके साथ साथ अगर हम पावरलूम सेक्टर्स के चैलेंजेस के हवाले से बात करें तो हम देखते हैं कि चैलेंजेस दिन ब दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी बिजली की बिल जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं और दीगर जो क्राइसिस हैं वो वहीं के वहीं मौजूद हैं। गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को कितना लेकर संजीदा है इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए जी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के एंकर पर्सन सरदार मोहम्मद बिलाल डोगर ने। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बिलाल आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच बिलाल फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में चौधरी मोहम्मद नवाज साहब ने। आप साबिक सदर भी रह चुके हैं FCCI के। और पावरलूम सेक्टर में अगर हम बात करें तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है यहाँ के मजदूर तबके के मसाइल को हाईलाइट करना, यहाँ पर रोज़गार के मौके जनरेट करना। तो आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं नवाज साहब आप? बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू सो मच नवाज साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बिलाल आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, फैसलाबाद की आन पहचान हम देखते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेकिन पावरलूम सेक्टर के हवाले से बात करें तो आप करंटली पावरलूम सेक्टर की किस स्टेज पे देख रहे हैं? अच्छा, पहले हम पावरलूम सेक्टर को, क्योंकि जो नवासा मौजूद है, तो दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। एक है हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चर और एक है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री से व्यवस्था। तो चोई नवाज साहब कॉटन पावरलूम ऑनर एसोसिएशन के ग्रुप लीडर भी हैं, ठीक है, और साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर है। बल्कि इनका बड़ा क्रेडिट है, कुछ बड़ी इन्होंने जद्दोजहद की कि जो एशिया का सबसे बड़ा फेडमिक है इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ 100 एकड़ की जो अराजी थी वो विविंग सेटिंग के लिए मुख्तस की गई थी, लेकिन वो बाद में मुअत्तल कर दी गई, मनसूख हो गई। इन्होंने फिर बहाल की और इस वक्त चेयरमैन फेडमिक जो हैं वो इनके ग्रुप से वो बस्ता राना अजहर वकार साहब हैं। तो उन्होंने उन्हें बावर करवाया कि अब तो आप हमारे ग्रुप से हैं, तो वो बहाली भी हुई। ये एक बड़ी चीज़ है कि ख़ास तौर पर जो ये जिससे हैं, एक हमारी देसी लूमें हैं, ये बेसिकली टोटल ऑटोमेटिक लूम से बस्ता है, क्योंकि जो हमारे एक्सपोर्ट शटल जिसे कहते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो है उसको विविंग करके देता है, जिसमें आपकी बेडशीट आ जाती है, बड़े वर्क का कपड़ा आ जाता है, जिसके अंदर आपकी मुख्तलिफ जो अपनी मसनूआत तैयार होकर बरामद होती हैं, उस सेक्टर को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और फैसलाबाद चैम्बर के अंदर हमेशा इनका बड़ा एक दीदनी रोल रहा है। SME की नुमाइंदगी एक छोटा या मामूली काम नहीं है। LSM के अंदर चंद नाम होंगे और वो अपनी नुमाइंदगी खुद भी कर लेते हैं, उनकी इतनी पहुंच होती है। SME के अंदर लोगों की अप्रोच ही नहीं होती, और उसके अंदर कोई ऐसा शख्स निकलना कि जो जाके ऐवान बाला तक अपनी आवाज़ पहुंचा सके, उन्हें बावर करवा सके कि हमारा नुक्ता क्या है, हमारा मौक़िफ़ क्या है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमारी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देखें कभी भी LSM जो है वो जॉब क्रिएशन में बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता, वो बहुत ऑटोमेटिक जनरेटेड इंडस्ट्री होती है। जितनी जॉब क्रिएशन है वो SME के अंदर होती है। और जब भी हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली SME के लिए कर्जे आते हैं, उसके अंदर कोलेट्रल रख दिया जाता है। अच्छा, वो कोलेट्रल नहीं भर पाते तो फिर क्या कहते हैं, LSM अपनी बीवी बच्चों के नाम के ऊपर वो कर्जे उठा लेते हैं। हमेशा SME महरूम रहा है। वो अभी ये जो सब बता रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले, कोई नेफ्टेक भी प्रोग्राम एक लेके आ रहा है। गवर्नमेंट संजीदा है, कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ये आपको यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूँगा। कुछ रोज़ पहले वज़ीर आज़म ने कहा था कि 5 इकॉनमिक प्लान फेल हो चुके हैं, हम नए प्लान के लिए 8 कमेटियाँ बना रहे हैं। उन 8 कमेटियों के अंदर भी सारे LSM रख दिए गए हैं। हम फिर बात कर रहे हैं कि SME को उसका मौक़िफ़ देने के लिए वो मेन स्टेक होल्डर है, बिल्कुल इसी तरह उसे आप मौका दें, वो आपके साथ टेबल पे आए, जो वो नुक्ते बता सकता है वो LSM नहीं बता सकता। और पाकिस्तान के अंदर एक और चीज़ बता दूं, जितने LSM हैं ये सब SME से बने हैं। आप फैसलाबाद के अंदर सितारा का नाम ले लें, मियां दरी साहब ओपन हार्टली से एक्सेप्ट करते हैं। आप अगर चिनाब का नाम ले लें, MTM का नाम ले लें, सदाकत का नाम ले लें, आप किसी का भी AYZ का नाम लें, इंटरलूप का लें, ये सब SME से आए। अगर आप अगर आप चोई नवाज साहब से जब पूछेंगे तो 15 साल पहले पूछें तो इन्हीं के साथ थे, आज भी इनको वो ऑन बोर्ड रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है,
जिसके प्रॉब्लम है उससे सुने जाए। बिल्कुल एसएमई ऐसे से ही। जाने वाला जो एलएसएम का सफर है उसे रोके ना, उसका रुकावट तब आती है एलएसएम हम बड़ी स्पेक्ट्रम पे सोच रहा है, वो छोटे का नहीं सोच रहा, छोटे का छोटा सोचेगा जो उसके साथ बैठा है, जो उसके मसाइल को हकीकत में बिल्कुल इसी जानता है। तरह से मतलब ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखेंगे, अगर हम अपने ग्राउंड से कनेक्टेड रहेंगे तो रोज़गार के जो मौके यहीं पर जनरेट होंगे। हम देखते हैं कि आजकल सबसे बड़ा मसला जो है वो बेरोज़गारी का है, जिसकी निशानदेही अभी आपने खुद ही की है कि हमारा जो फोकस है वो लार्ज स्केल की जो कंपनीज़ हैं उनकी तरफ है। नवाज साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ सबसे पहले तो करंट स्टेटस क्या है पावरलूम सेक्टर का, क्या क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह से इस चीज़ को ओवरकम किया जा रहा है? जी मैं सब तो पहले तो मैं 41 और भाई मेरे हैं बड़े छोटे भाई बलाल डोगरे साहब उनका शुक्रगुजार हूँ। हमेशा ही आपने जब भी कोई बर्निंग इशू आया, जब भी कोई पावरलूम सेक्टर को मसला आया तो 41 ने हमें प्रायोरिटी दी और हमारे मसाइल सुने और ऐवान बाला तक पहुँचाए। अभी बिलाल साहब कह रहे थे कि एसएमई को इग्नोर किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। 2016-17 तक हम ऑन बोर्ड थे, हर जगह ऑन बोर्ड थे, लेकिन 2016-17 के बाद बस हमारी हार्ड लक हुई। एक तो जो टेक्सटाइल मिनिस्टर वो मिनिस्ट्री ख़त्म कर दी गई। पहले फैसलाबाद की नुमाइंदगी होती थी, टेक्सटाइल मिनिस्टर होता था, हम उसके को चाहे वो समुद्री बैठा है चाहे कहीं बैठा है हम उसको बिल्कुल ऑन बोर्ड लेते थे, वो हमें भी ऑन बोर्ड लेते थे और बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो जाते थे। लेकिन अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है, मैं तवक्को करता हूँ कि वो इंशाल्लाह वीविंग सेक्टर, टेक्सटाइल का जो बेसिक सेक्टर है, जैसे आपने भी कहा, अपना बिलाल साहब ने भी कहा, ये टेक्सटाइल स्पिनिंग के बाद साइजिंग दैन वीविंग, मतलब यहाँ से काम शुरू होता है। हम अगर डिस्टर्ब होंगे, हमारी प्रोसेसिंग डिस्टर्ब होगी, हमारी सारी चेन टूट जाती है। मतलब आपकी स्पिनिंग भी अगर हम बंद हुए हैं, जितने % हम बंद होंगे आपकी स्पिनिंग भी बंद हो जाएगी। आप देख लें, हम 40% बंद हुए हैं, 40% स्पिनिंग बंद हो गई है। ऐसे ही आपकी डैंग प्रोसेसिंग भी 40% इस वक्त बंद है, बल्कि 50% बंद है, 50% काम कर रही है। हमने भी अभी हम जदीद की तरफ आ रहे हैं। हमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक नेपटेक के ज़रिए हमें प्रोग्राम दिया है जो अभी पाइपलाइन में है। पिछले चंद हफ्तों से मैं 3-4 चक्कर इस्लामाबाद के लगे हैं, लाहौर के लगे हैं, वो हमारे पास हैं। अभी तकरीबन वो फाइनलाइज हो गया है और 25 तारीख से हम उसको एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। ठीक है। और वो बेरोज़गारी के लिए मतलब एक 300-400 बंदे को हम इनिशियली उसमें ट्रेनिंग करेंगे। उसमें वो पावर से लेके एयरजेट, शटल्स, टोटल जो लेटेस्ट मशीनरी है वीविंग की, ये मेरा ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में रिकॉर्ड है कि ये मेरी कोशिशों से, कुछ मेरी एसोसिएशन के साथी हैं, उन्होंने हमने कोशिश की और हम ये एक प्रोग्राम लाए हैं और ये आइंदा भी प्रोग्राम आते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। हम देख रहे हैं कि हालिया दिनों में बेरोज़गारी की रेशो कितनी बढ़ गई है और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जी अब आने वाला टाइम जो है वो स्किल्स का है, लेकिन ऐसे में कोई इदारा आगे बढ़ के इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात अभी बिलाल साहब ने वो बात की एकेडमिक की, वो हमारा एक ख्वाब था। हमारे 2-3 मेंबरान, चौधरी अब्दुल्ला साहब, चौधरी राना खलाक साहब की डेथ हो गई है। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारा भी जैसे गवर्नमेंट सिटी बना है, हमारा भी एक अच्छी इंडस्ट्री जहाँ सारा मुस्तकबिल का इंडस्ट्री वहाँ लग रही है, इंटरनेशनली लोग आ रहे हैं एकेडमिक में, और हमारा ख्वाब था। लेकिन वो हमने 2-3 दफ़ा ट्राई की, लेकिन इस दफ़ा हमारे लिए ब्लेसिंग हुई कि हमारा ही चेयरमैन जो था वो एकेडमिक का चेयरमैन लग गया। इस चीज़ को अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि बेहतरीन तरीके से कैश किया जाए, क्योंकि फैसलाबाद की इंपॉर्टेंस जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो टेक्सटाइल के हवाले से बात हो, वो पावरलूम सेक्टर के हवाले से बात हो या दीगर बिजनेस के हवाले से बात हो। फर्दर भी इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे जी। वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चैलेंजेस के हवाले से। हम देखते हैं कि अगर हम मुल्क की मईशत के हवाले से बात करें तो बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, लेकिन बात आ जाती है पॉलिसीज़ की कि हमारी पॉलिसीज़ में हमेशा से एक लूप होल नज़र आता है। वो लूप होल की निशानदेही अगर स्टेक होल्डर्स करें तो वो इस तरह से करते हैं कि हमसे मुशावरत नहीं की जाती, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता और इसके बाद जो है वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करवा दी जाती है, और जब फिर उसके
उसके रिज़ल्ट के हवाले से बात करें तो वो जिस बेनिफिट्स के तहत वो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उसे टारगेट नहीं किया जाता। बिलाल, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहती हूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम देखते थे किसी दौर में फैसलाबाद की पहचान होती थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हम हमेशा से कहते थे कि बेहतरीन कपड़ा फैसलाबाद में बनता है, अगर रोज़गार के लिए आपने जाना है फैसलाबाद जाएँ, वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भरमार है। लेकिन कुछ दिनों से या एक साल से जो मैं ये देख रही हूँ कि हम ये टाइटल जो है ना उससे लॉस करने जा रहे हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में टाइटल लॉस करने का एक सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंपोर्ट की एक भरमार हुई है। आप 4 माह का तकाबली जायज़ा उठा के देखें, हम ट्रेड डेफिसिट 12 अरब डॉलर पे ले गए हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ 1 अक्टूबर के महीने के अंदर, पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था आपको, 6 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर ली है। 6 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट, और एक्सपोर्ट क्या है 2 बिलियन डॉलर। तो ये 4 अरब का एक महीने का जो डेफिसिट है, ये तो आप साल के एंड पे, बल्कि 2 समाहियों के अंदर आप पूरा साल की ट्रेड डेफिसिट लेके जा रहे हैं। तो बेसिकली इशू इज़ दिस के ये जो EFS था, एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम, उसके अंदर आपने कॉटन पे पाबंदी टैक्स लगा दिया। अभी भी कॉटन, यॉन और ग्रे क्लॉथ के ऊपर जो टैक्स लगे, उसके बावजूद कपड़ा सस्ता पाकिस्तान में आ रहा है। इसका सवाल ये नहीं है कि आप इंपोर्ट रोकें, इसका सवाल ये है आपने अपनी कॉस्टिंग महंगी की है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी महंगी है, कपास आपके पास तबाह हुई है, आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, उसी कपास की मद के अंदर आप कहते हैं फेसलेस रिजीम आ गई जी, यहाँ मंगवा आप रुई रहे हैं, अंदर से कपड़ा निकल रहा है। अच्छा, जो कपड़ा हमने रुई से विविंग करके बना के बेचना था, वो बाहर से आ रहा है, सिर्फ स्टिच करके रेडीमेड गारमेंट आ रहा है, सिर्फ आप पैकिंग करके बेच रहे हैं। एक्सपोर्ट क्या हम, ये फिर तो हम इंपोर्ट मुल्क हैं, फिर हम क्यों कर रहे हैं दुबई रख के बेचिए सामान। ये जो विविंग वाले बैठे हैं हमारे साथ, इनका काम था, ये सारी इंडस्ट्री चल रही थी, बेरोज़गारी का तूफान यहाँ से आन खड़ा हुआ है। आपका इंपोर्ट बिल जो बढ़ रहा है वो इस चीज़ का गुमाज है कि आप बाहर से डिपेंडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर डिपेंडेंसी ऑफ योर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कम है। जैसे हमारी तमाम गाड़ियाँ जो पाकिस्तान के अंदर आई हैं, सबका कानून है कि पाकिस्तान के अंदर असम्बल होनी है, मैन्युफैक्चर होनी है, लेकिन यहाँ सिर्फ पुर्जे कसी जा रहे हैं और बेची जा रही गाड़ियाँ। हम इंपोर्ट बिल बढ़ा रहे हैं अपना, और दरिस्ता बढ़ा रहे हैं। पीछे देखें तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई, लोग चीखने चलाने लग गए जी, पाबंदियाँ लगी। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ, इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अब इंपोर्ट पे पाबंदियाँ कैसी हैं। हमारा एक केमिकल आता है, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, ये आतिशगीर मादा है। अच्छा, उसके इंतजाम नहीं किए, जो ज़रूरी आइटम्स हैं उनको कदंगने लगा दिए हैं, जो गैर ज़रूरी हैं वो आई जा रही हैं, उनका पूछने वाला कोई नहीं है। फिर आप देखें 2 अरब डॉलर का आपने चावल एक्सपोर्ट किया था, उसके बाद आप चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ज़राअत के अंदर आप अब इस वक्त किसान को कितना पैसा दे रहे हैं, 400 रुपया गन्ने का दे रहे हैं। मिलें चली नहीं है, आज 15 तारीख हो गई है, ठीक है। अब एक मिल चली है, रमज़ान शुगर मिल भवाना वाली, 2 बार आउटकेन हो चुकी है क्योंकि किसान ने बाइकआउट कर दिया है। अब आप आज किसान से गन्ना नहीं उठा रहे, किसान बेलने पे गुड़ बेच लेगा, नकद पैसे मंडी से मिल रहे हैं, कल को फिर आप चीनी इंपोर्ट करेंगे। हम क्यों मैनेजमेंट नहीं करते ऑन टाइम, और बाद में लेटर ऑन हम उसका भुगतते हैं। ये पॉलिसी मेकिंग है, ये नाकिस पॉलिसी के असरात हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं, मुझे वज़ीर आज़म संजीदा लगते हैं, लेकिन चोई साहब इस पर बेहतर, उनके इर्द गिर्द कौन लोग बैठे हैं जो सही आराई नहीं उन तक पहुँचा रहे, और एक जमगट्ठा बनाया हुआ है कि वज़ीर आज़म की हर तकरीर में ऐसे लग रहा है वो कुछ करना चाहते हैं, और आगे चलें तो कुछ हो नहीं। जैसे उन्होंने कहा मैं बिजली सस्ती देना चाहता हूँ, वो दे दिया जी, आप जितनी इजाफी यूज़ करेंगे उस पर 25% डिस्काउंट है। इस्तेमाल कहाँ करनी है, एक्सपोर्ट डिक्लाइन में है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, आपने बेचना कहाँ है कपड़ा, आपकी मंडियों में तो डिमांड नहीं है। फिलहाल बिल्कुल ये बात आपने की, बिल्कुल ठीक की है कि हमारी पॉलिसीज़ में ना लूप होल है। नो डाउट हम हुकूमत की तरजीहात को देखते हैं कि वो एक राइट डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं, लेकिन बात यह है कि हम अपने पॉलिसीज़ को मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के अकॉर्डिंग तो लेकर चलें। नवाज़ साहब, आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं कि हमारी जो इम्पोर्ट है वो हम दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं और एक्सपोर्ट हमारी कम चल रही है, क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या मसाइल आ रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में जो टेक्सटाइल सेक्टर में हमारे साथ जो खिलवाड़ हुआ है ना जी, वो हमने कॉटन लूज़ की। वो मतलब हमने ज़िम्मेदार को, हम ग्रोअर को इतने बेनिफिट नहीं दिए। उसमें मतलब बहुत सारा कसूर गवर्नमेंट का भी है कि एक तो अच्छा बीज जो लेटेस्ट नहीं हमें मिला, ज़िम्मेदार को नहीं मिला, उसकी प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुई, जो उस पर सुंडी का अटैक हुआ या जो उस पर वायरल अटैक हुए वो नहीं रुके गए, उसमें दवाइयाँ जाली आईं। वो इस तरह करके हम 14 मिलियन बेल से 5-6 पे फिर रहे हैं। इंडिया हमारे से पीछे था, हम 10 पे थे, वो 12 पे था, आखिर में वो 14 पे गया, हम 12 पे चल गए, वो अब 140-50 पे चला गया है।
इंडिया, यहाँ हमारे साथ है, हमारे जैसे उसका मौसम है, लेकिन उन्होंने पॉलिसी ऐसी बनाई कि ज़मींदार को फैसिलिटेट किया, बिजली उसको सस्ती दी, उसको काटन पे जो चीज़ें चाहिए थी सीड के हवाले से वो उन्होंने पूरी की। तो हमारे पॉलिसी मेकिंग का बहुत बड़ा कसूर है। और मैं समझता हूँ कि जो काटन का बहरान आया है उसमें स्पिन का भी बहुत बड़ा किरदार। बिल्कुल इसी तरह वो सारे पॉलिसी मेकर में बैठे थे, हम उनसे रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि आप काटन को, हमारा ये वाइट गोल्ड है इसको ज़ाया ना करें, बल्कि कोई 2012-13 से एक R&D लग रही थी, वो सारी वो स्पिनर के पास जा रही थी। ठीक है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस पर वो पैसे लेते रहे, लेकिन वो जो काम होना चाहिए थोड़ा बहुत उन्होंने किया है, लेकिन वो असल काम उन्होंने किया ही नहीं। और वो इसी वजह से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्पिनर मार्केट डिस्टर्ब हो गई है, बिल्कुल इसी तरह तो हमारे पास हमारा रॉ मटेरियल नहीं है। जब रॉ मटेरियल नहीं है, जैसे बलाल ने कहा कि हम सारे पैसे इम्पोर्ट बिल पे खर्च रहे हैं, अब हमारे पास, हम चाहें भी तो हमारे पास वो वसाइल नहीं रहे। 10 साल पहले हमारे पास सारा कुछ था, हमने लेकिन उसको संभाला नहीं, और उसी वजह से हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है। और हमारी बेसिक जो है आपकी स्पिनिंग, आपकी वीविंग, आपकी साइजिंग, प्रोसेसिंग, ये सारा के सारा एक पूरी चेन थी, वो डिस्टर्ब हो गई। हम आज भी अगर होश के नाखुन लें, आज भी हम अपनी पॉलिसी को चेंज करें, कोई मसला नहीं। अभी हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। मेरे भाई रहे हैं जो है अपना PARC पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं, वो मेरी उनसे बात होती रहती है। अभी रिटायर हैं, अभी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज की है, अभी उनको लिया है कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, उनको टारगेट दिए हैं कि कौन कौन सी ज़रिए इजनास हैं जिसमें हम तरक्की कर सकते हैं। ठीक है। वो उस पर काम भी कर रहे हैं। उन्होंने आज से 4 साल पहले कहा था कि हमारी कोस्टल हाईवे बलूचिस्तान सारा अभी काटन के लिए फिजिबल है, उस पर काम करें, उस पर काम होगा। तो हमारी ये कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर हम 14-15 पे गए, अगर हम 40-50 पे आज चले जाएँ ना बेल पे, तो हमारे जो इम्पोर्ट बिल भी कम हो जाएगी, हमारी सारी इंडस्ट्री भी चल पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह से है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि वक्त रहते हम इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। बिलाल, ये आपने देखा होगा कि ये हर फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान का ये रोना है कि हमारे यहाँ पॉलिसीज़ को लॉन्ग टर्म नहीं डिज़ाइन किया जाता। आपने देखा होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पॉलिसीज़ भी या तो जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है उसके साथ एफिलिएट होती है, या सिर्फ महज 6 मंथ के लिए होती है, 1 साल के लिए होती है, लेकिन जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे जो यहाँ के बिज़नेस कम्युनिटी है वो जब बाहर जाती है, ऑर्डर कैप्चर करके लेकर आती है, अगले दिन पॉलिसी चेंज हो जाती है, फिर गैप आता है। इस चीज़ को किस तरह सुनने देखते हैं? अच्छा, पॉलिसी तो है ही नहीं। आप कह रही पॉलिसी चेंज हो जाती है, मैं कह रहा हूँ पॉलिसी आई कब थी। ज़फ़र इकबाल सरवर फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने पॉलिसी बनाई थी, उनके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, टेक्सटाइल पॉलिसी उन्होंने बनाई थी। एक टेक्सटाइल पॉलिसी जो तारीख में कभी बनी गई, और वो यहाँ खुद खान साहब ने आके बड़ी प्रेजेंट की थी और बड़ा उसकी नमूदो नुमाइश की थी। उसके बाद उस पॉलिसी की चंद नुकात के ऊपर अमल करके हमने तारीखी एक्सपोर्ट की उसी, लेकिन उस पॉलिसी मेकर को एडवाइज़र के तौर पे भी ज़लीली किया गया। मतलब अगर आप उनके किस्से सुनेंगे तो वो आपको अपने गरज बताएंगे कि उनके साथ क्या कुछ होता रहा। इस पाकिस्तान में संजीदा कौन है? मैं बहुत सारे ऑडियो नोट सुने हुए हैं जो कि उस बानी PTI के बारे में है, जिसे जब इस पॉलिसी के बारे में बताया जाता रहा, और मैं हल्फन ये बता रहा हूँ आपको, तो वो कहते रहे कि उस नालायक शख्स को ये समझ आए ये पॉलिसी क्या है तो फिर हम आगे बात करेंगे ना। इस हद तक उनकी अपनी जमात के लोग ये जुमले बोल रहे थे। ये ऑडियो नोट्स हैं, उस बंदे के पास महफूज होंगे जिसने ये पॉलिसी बनाई थी। जब लोग मायूस हो जाए ना, इतना संजीदा होके कि कह रहे हैं जी ये गेम चेंजर है, ये तब्दीली लेके आने वाले लोग हैं, तो फिर आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर कोई बेवकूफ़ बना रहा है यहाँ, और हकीकत के अंदर चीज़ें इंप्लीमेंट करने के अंदर जो है वो सिफर दिखाई देते हैं। फैसलाबाद के अंदर इस वक्त एक नाम एहसान अफजल ख़ान है, जो मेरे ख्याल में जब भी किसी इशू के ऊपर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग बुलाते हैं वो अपने किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाकी अगर हम देखें तो तलाल चौधरी सेनेटर हैं, राना सनाउल्लाह सेनेटर हैं, खलील ताज संधू सेनेटर हैं, उन तीनों के पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इतना नॉलेज नहीं है जितना एहसान अफजल के पास है। क्योंकि एक वो मौशत का एक माहिर नौजवान है, उसके बाप से उसे कुछ चीज़ें लेगेसी में मिली हैं, तो इस चीज़ के ऊपर एटलीस्ट बात करता है या कुछ चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म को समझाते ज़रूर नज़र आते हैं। लेकिन हमें, जो चौधरी साहब ने बात की, हमें एक पर्सन चाहिए जो हमारा मौक़िफ़ बयान कर सके। बिल्कुल इसी तरह से स्पोक पर्सन जो है राइटली अगर अपना मौक़िफ़ एक्सप्लेन करें, पॉलिसीज़ में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। जी वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जी टेक्सटाइल के हवाले से, पावरलूम सेक्टर के हवाले से क्या क्या चैलेंजेस हैं। और जब भी चैलेंजेस के हवाले से बात करते हैं तो हम हमेशा से एक बात देखते हैं, सुनते हैं स्टेक होल्डर से कि हम खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगे हैं। हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, जिसकी वजह से हम ब्रांडिंग पे फोकस नहीं कर पा रहे, हम मार्केटिंग पे फोकस नहीं कर पा रहे। और इसका जो रिज़ल्ट है वो इस सूरत में निकल रहा होता है कि पाकिस्तान से बहुत बड़े ब्रांड जो हैं वो बन के जा रहे होते हैं, अपने ब्रांड का लोगो लगाते हैं और तरक्की कर रहे होते हैं और दीगर जो है अपने वसाइल को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे होते हैं। हम कब इस चीज़ से सीखेंगे? नवाज़ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे अभी हम बात कर रहे थे चाइना के हवाले से कि चाइना की तरफ से रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। कपड़ा सस्ता आ रहा है, मैं अगर एज अ यूज़र देखूँ या एज अ ख़रीदार देखूँ, कस्टमर देखूँ, तो मैं तो उसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगी जो कि बजट फ्रेंडली होगा। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि हम कब सीखेंगे? जी बिल्कुल, इसमें हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, लेकिन हमें इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम चाहे चाइना से सीखें चाहे यूरोप से सीखें। पहले अपना जो वीविंग के अलावा मुख्तलिफ सेक्टर थे जिसमें आपकी हौजरी और जो मेडअप था उसमें काफ़ी चीज़ें लेटेस्ट आई और उन्होंने ज़र मुआवजा भी बहुत ज़्यादा कमाया। तो इसमें ज़रूरत है कि हम लेटेस्ट चीज़ें लेके आएँ, ख़ासकर जो हमारे NTU है हम उससे बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं। गवर्नमेंट थोड़ा सा अगर ख्याल करे, वहाँ से जो टेक्सटाइल में जो वीविंग में और डिज़ाइनिंग में और जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको कम से कम 6 महीने साल का एक कोर्स यूरोप से या बेशक चाइना से करवाएं, सही, ताकि वो आके फील्ड में हमें लेटेस्ट चीज़ें बताएं। देखें, मैं सारा कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं आज से 20 साल पहले मेरी एनर्जी और थी, आज और है। तो इसी तरह ही जब बच्चा ग्रेजुएट होता है उसको शौक़ भी होता है और वो चीज़ें सीखता है और फिर आके मार्केट में आके मार्केटिंग करता है। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि मेरा एक भतीजा है, उसने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की थी, तो वो हमारी पावरलूम में थी, उसने उसमें लगा रहा। 3-4 साल बाद उसने देखा कि ये तो मैं अपने आप को ज़ाया कर रहा हूँ। उसने एक अपना ब्रांड बनाया और वो एयरजेट शटलस से माल बनवा के अभी उसने जो हमने पिछले 40 साल में काम किया था वो उसने 4 साल में कर लिया। मतलब अगर आपके पास एजुकेशन है, आपके पास नॉलेज है, वो ज़ाया नहीं होता। तो ये अब तो नॉलेज बेस हर चीज़ है, हर चीज़ को आपने नॉलेज से और अपने टेक्नोलॉजी से लेना है। तो मेरी गवर्नमेंट से मतलब वज़ीर-ए-आज़म बहुत चीज़ों को देख रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि टेक्सटाइल के लिए एक फौरी कोई ऐसी हंगामी एक कमेटी बननी चाहिए जिसमें सारे स्टेक होल्डर हों, हम देखें कहाँ लूप हो रहा। हमने एक हमारा एक कार्टन का एडवाइजरी बोर्ड होता था, वो किधर गया, वो क्यों नहीं एक्टिव है, वो देखे। उसमें हमारी भी नुमाइंदगी होती थी, हमारी एसोसिएशन की नुमाइंदगी होती थी, लेकिन मुझे नहीं पता 10 साल बाद 10 साल हो गए उसको मीटिंग हुई, वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की वजह से ख़त्म हो गया। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में उसमें वो मैं खुद जाता रहा हूँ, वहाँ जाके हम सारी काटन की पॉलिसियाँ और काटन हमने कहाँ से लेनी है अगले 10 साल की पॉलिसियाँ। मुझे याद है कि NTU ने एक काटन पे एक कॉन्फ्रेंस कराई थी 2017-18 में और वो बड़ी फ्रूटफुल थी। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे पता चला था कि जो मुझे इल्म नहीं थी। वहाँ उसमें अमेरिकन आए थे, यूरोपियन आए थे, एक प्रोफेसर आया था अमेरिका से, मुझे याद है, उसने हमें ऑफ़र की थी कि फ्री ऑफ कास्ट मैं आपको सीड डेवलप देता हूँ, अमेरिकन सीड, आप मेरे साथ कोई MOU करें, मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट उसकी लोगों को साथ लेके जाऊँगा, लोगों को मैं ट्रेन करूँगा सारी। लेकिन वो चीज़ें सारी कॉन्फ्रेंस में रह गई। उसके बाद मेरा ख्याल कोई चीज़ हुई नहीं। मेरी आज भी वज़ीर-ए-आज़म से, जैसे आप बिलाल साहब ने कहा कि अहसान अफजल में बड़ा पोटेंशियल है, उसको आप ये टारगेट दें, वो हमारे साथ वो एक आधी मीटिंग करे, हम उसको बताएं कि ये मसाइल हैं। इस्लामाबाद हम भी आएंगे, देखेंगे, सारे स्टेक होल्डर हैं। तो लाजमी नहीं कि आपने बड़े सेक्टर को बुलाना है, छोटे को नहीं बुलाना। कुछ चीज़ें उनके इल्म में होती हैं, कुछ हमारे इल्म में होती हैं। बैठ के इसको एक्सचेंज करें और कोई ऐसा मसला नहीं कि अगर कोई 10-20 लोग बैठें कि हम अपने मसले को हल ना कर बिल्कुल इसी तरह से। और पॉलिसीज़ बनाते हुए भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम देखते हैं कि अक्सर ये बात होती है कि कोई भी मशावरत के तहत या एक होता है फीडबैक अप्रोच, वो उससे यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। बिलाल, R&D के हवाले से बात करें, हम अगर अपने टैलेंट को देखें, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम फिर भी पीछे हैं। जितने भी ब्रांड्स आप उठाकर ऑनलाइन देख लें, हम कॉपी कर रहे हैं, कहीं पर इनोवेशन नहीं आ रही, कहीं पर जिद्दत नहीं आ रही। तो हम कब सीखेंगे ये तमाम चीज़ें? अच्छा, आप किसी ब्रांड से ये तो पूछें कि वो खुद विविंग कर रहे हैं। आज भी पाकिस्तान के नामवर बल्कि इंटरनेशनल नामवर ब्रांड्स जो बन रहे हैं, अच्छा ये प्रोसेस है, ये कोई मायूब चीज़ नहीं है कि ब्रांड खुद विविंग नहीं कर रहे।
बेसिकली आज भी कोई भी बड़ा ब्रांड खुद मसनूआत नहीं बनाता इंटरनेशनल भी, वो पाकिस्तान में एक एक्सपोर्टर को ऑर्डर देते हैं। अच्छा, एक्सपोर्टर खुद विविंग नहीं पूरी कर पाता, उसने प्रोसेसिंग किसी और से करवानी है, विविंग चोई नवाज साहब से करवानी है, प्रोसेसिंग किसी और से करवानी है, कुछ कैपेसिटी उसकी अपनी होगी, स्टिचिंग उसका अपना होगा, स्टिचिंग करेगा, पैकेजिंग किसी और से करवानी है, एक्सपोर्ट करेगा। ये रब ने रोज़ का कहते हैं ना, ये रब ने असी पंजाबी कहते हैं रब ने वंड पाई है। ये एक वंड है कि किसी के पास रिस्क कितना जाना है, किसके पास क्या हुनर है, ये इसको मिला के अब ज़्यादातर पाकिस्तान में बड़ी इंडस्ट्रीज़ इसको भी एक चार दीवारी के अंदर लेके आ रहे हैं। लेकिन जो आप मसनूआत की बात करें, इन मलबूसात की बात कर रही है जो आपने ज़ेबतन किया हुआ है, ये बेसिकली आज भी जो ब्रांड्स हैं, ये डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं, वो डिज़ाइन पास करते हैं, आगे देते हैं। ये हमने सुना होगा, सुना भी है, देखा भी है कि गली मोहल्लों में बैठी खातून कपड़े सीती है, वो उसका 100 लेती है, वही सूट 10,000 का बिक जाता है, उसको उसी का हक मिल रहा है। आज भी आप जितने बड़े टेलर के पास चले जाएं, कौन सा टेलर जो ब्रांड लिख के बैठा हुआ है खुद कपड़े सी रहा है? कोई भी नहीं सीता, हमें पता है। ये सूट मैंने जिससे स्टिच करवाना है उसके पीछे वर्कर बैठे हैं, वर्कर को उसकी दिहाड़ी मिलनी है, नाम लगना, टैग लगना, चीज़ महंगी हो जाती है। फिलहाल अब 10,000 वाले सूट में भी वो बात नहीं रही, हम देखते हैं कि हमारी क्वालिटी बहुत ज़्यादा, ये बहुत मेन पॉइंट है। हम ना, मेरे ख्याल में चोई साहब के सामने ये बात करना मेरी बड़ी नालायकी होगी, क्योंकि ये एक्सपर्टिंग है इसके अंदर, लेकिन मेरा कुछ ताल्लुक रहा है क्योंकि वालिद साहब ने ये काम किया है। एक ताना होता है, एक बाना होता है। इसके अंदर हम पिक्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि कितने पिक का कपड़ा है। अब इंडिया देखें 100/100 पिक से भी ऊपर जा चुका है। हम हमारे भी ये पैदावार हो चुकी है, मतलब वो बस बन चुका है। लेकिन होता क्या है कि आपका कपड़ा, फॉर इंस्टेंस ये जो आपने पहना हुआ है, यहाँ वो फाइन काउंट्स की बजाय नॉर्मल काउंट्स डाल के आपको कपड़ा बना देता है, और अच्छे काउंट्स वाला कपड़ा आपके सामने रखा, आपको नहीं पता क्योंकि आपका काम नहीं है। लेकिन इशू इज़ दिस कि एक सूट 5,000 का, दूसरा 3500 का है। आप 5,000 की बजाय चीपर प्राइस की तरफ 3500 की तरफ जाती हैं। ये जो 3500 वाला है, इसने अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह 4-5 धुलाइयों में फारिग हो जाना है, और आप फिर कहते हैं सूट जा छिज गया या फट गया या ये हो गया। अच्छा, मैं आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ, आपके ऑनलाइन ये होम टेक्सटाइल के ब्रांड है, आप कहते हैं टॉवल लिया रंग उड़ गया, बेडशीट ली दूसरे बेडशीट का रंग उड़ गया, आपकी वही पाकिस्तान की बनी हुई आज 17 के पौने का रंग तो आज तक नहीं उड़ा। ये है बेसिकली डिफरेंस कि जब आपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वहाँ फिर आपको प्राइस 500 या 1000 भरनी है ना, वो फिर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर सूट की फॉल, क्वालिटी, उसका एक पहनावा जो है ना, वो मुंह बोलता है। बिल्कुल इसी तरह से ये बात तो बिल्कुल आपने ठीक ही है कि हम हमेशा से देखते हैं कि हम सस्ती चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। सेम यही चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी चाइना के हवाले से हम देख रहे हैं कि बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कह रहे हैं कि बड़ा सस्ता कपड़ा आ रहा है, हमें इस चीज़ से सीखने की ज़रूरत है, लेकिन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ उस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर लेंगे तो हम देखेंगे बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, बेशुमार हमारे कारोबार जो हैं वो मुतासर होते हुए दिखाई देते हैं। यंग इनोवेशन अगर आ रही है, हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो कि कम प्राइस में चीज़ें लेकर आ रहे हैं और उसके बाद उनका बिजनेस है वो बैठ जाता है। प्रॉब्लम क्या आती है कि हम क्वालिटी नहीं निकले, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, प्राइस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो ये दो चीज़ें हमेशा से हमारे कारोबार को मुतासिर कर रही होती हैं। फर्दर पे टेक्सटाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे जी। वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं सराफा मार्केट में सोने की कीमत आज का क्या रेट चल रहा है। अगर आज के रेट के हवाले से बात करें तो हम देख रहे हैं कि सोने की कीमत में एक दफ़ा दोबारा से रिवर्स गियर देखने में मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि सोना आज थोड़ा सा सस्ता हुआ है। आज की कीमत देख लेते हैं जी। आज की कीमत 1 तोला के हवाले से बात करें 4,44,000 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें 3,80,665 रुपये में 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो सराफा मार्केट में चल रही है। अगेन हम देख रहे हैं कि बड़ी अनसर्टन सी, गैर मुस्तकिम सी सिचुएशन है। वो लोग जो कि गोल्ड ख़रीदना चाह रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो वो भी बड़ी अनसर्टन सिचुएशन का शिकार हैं। अगर हम करेंसी के रेशो के हवाले से बात करें, करेंसी रेट के हवाले से बात करें तो करेंसी मजमूई तौर पे हमें मुस्तकिम दिखाई देती है, डॉलर भी हमें मुस्तकिम दिखाई देता है। तो आज सबसे पहले यूरो का रेट देखते हैं जी। यूरो की जो बाइंग पावर है 332.2 है और 335.7 में फ़रोख्त किया जा रहा है। सऊदी रियाल के हवाले से देखें 75.65 में बाय किया जा रहा है और 76.25 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएई दिरहम की कीमत देखें तो 76.8 में बाय किया जा रहा है और 77.8 में फ़रोख्त किया जा रहा है।
यूके पाउंड की कीमत देखें तो 381 में बाय किया जा रहा है और 384 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर 281.45 में बाय किया जा रहा है, 281.75 में फ़रोख्त हो रहा है। हम देख रहे हैं कि मजमूई तौर पे करेंसी के रेट जो हैं वो बड़े सर्टन से हैं, लेकिन गोल्ड की कीमत जो है वो कभी उतार का शिकार होती है, कभी चढ़ाव का शिकार होती है। आने वाले दिनों में लेट्स सी कि गोल्ड सस्ता होता है या महंगा होता है, ये देखते हैं। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे हम टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से, हम बात कर रहे थे पावर लूम्स के हवाले से, हम बात कर रहे थे हमारी पॉलिसीज़ इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रही हैं। अगर हम देखें ना कि हम चाहते हैं कि फैसलाबाद की मैशत हमेशा से पाकिस्तान की मैशत में बड़ा कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन पावर लूम सेक्टर को यहाँ पर एम्पावर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मोहम्मद नवाज़, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सर अगर पावर लूम सेक्टर के हवाले से कंपैरिजन किया जाए मौजूदा सिचुएशन का और आने वाले 5 सालों का, तो आप आने वाले 5 सालों में पावर लूम सेक्टर को कहाँ पर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी तो कोई इतनी मुझे उम्मीदें नहीं है वाबस्ता, लेकिन जैसे मैंने अभी बात की है कि अगर कोई पॉलिसी मेकिंग में कोई बेहतरी आ जाए तो जो कि ज़रूरत भी है, हमारे सेक्टर की ज़रूरत है, हमारे मुल्क की ज़रूरत है कि हम कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं। और हम जैसे अभी हम चेंज आ रही है, हमारे बहुत सारे लोग अब शटल्स पे चल गए हैं, एयरजेट पे चल गए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि टेक्सटाइल एडवाइजरी बोर्ड होता था, उसको फाइल करें। फिर हमारी वीविंग का सेक्टर है और स्पिनिंग का सेक्टर है, सारे लोग हम स्टेक होल्डर को बुलाएं, ठीक है, बुला के उसमें सारी उनकी इनपुट लेके जो हमारे हर किस्म का हमारे पास बिल्कुल एक्सपर्ट है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। हम अगर देखें हमारे पास एमटीयू है, सारी चीज़ें उनके कंप्यूटर में हैं, बिल्कुल हम उनके साथ बैठ के देखें सियालकोट है, वो इनसे फ़ायदा उठा रहा है एमटीयू से, हर चीज़ की R&D इनसे करवा रहा है और वो इनका प्रोग्राम भी ले जाते हैं। वो ऐसे नहीं कोई उन्होंने कोई इनोवेशन की, वो पहले सारा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो सियालकोट वाले कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। हमारे ये मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, हमें इससे इतना फ़ायदा नहीं उठा रहे। बिल्कुल मैंने पिछला लास्ट वीक एमटीयू में गुजारा है, ठीक है, वहाँ काम हो रहा है। बस थोड़ा सा ना इसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। सेक्टर, गवर्नमेंट और ये इदारे ये मिल जाएं। मुझे नहीं कोई मतलब ऐसी चीज़ नज़र आई कि अगले 5 साल में हम तरक्की ना करें। हमें पॉलिसी की ज़रूरत है, कम हम 10 साल की पॉलिसी बनाएं, इसमें एक टेक्सटाइल एमरजेंसी कमेटी बनाएं, वो सारी चीज़ें देखें। और ये हमने ग्रोअर से लेके एक्सपोर्टर तक हर को देखना है। मुझे याद पड़ता है कि जब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री थी उसमें एक लड़का था उस्मान कंवर, ठीक है, मैं उसका जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि एक दफ़ा को पॉलिसी ऐसी आई कि वो ग्रोअर को और आगे यूज़र को ना थोड़ा सा साइड लाइन करना चाहते थे, ये जो हमारे बड़े भाई हैं स्पिनिंग वाले। लेकिन उस बंदे ने वो उसको बड़ी ऑफर्स हुई, लेकिन उसने कहा नहीं जी ये जो पॉलिसी इसी तरह चलेगी। तो वो 5 साल, ये 2010-11-12 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस बंदे ने एक यंग था बिल्कुल, अभी वो मेहरान पे आता था, उसको उस वक्त हुंडा स्विक की ऑफर हुई कि ये हुंडा स्विक ले जाएं, आप जितनी तनख्वाह पिछले अगले 10 साल में लेंगे उतनी हमसे ले लें, ये पॉलिसी पास करवा दें। सही। लेकिन वो उस मर्द के बच्चे ने, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, पहले भी मैंने एक दफ़ा बात किया, उसने कहा नहीं ये मैं जिम्मेदार हूँ स्टेक होल्डर का, सब स्टेक होल्डर को उसने बराबर रखा और उसका फल हम 2016-17 तक खाते रहे। उसने वो जो पॉलिसी थी, तो आज भी कोई ऐसा मसला नहीं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म बड़े एनर्जेटिक हैं, वो चीज़ों को देखते हैं। आज भी अगर वो एक एडवाइजरी बोर्ड को एक्टिव कर दें, सारे स्टेक होल्डर को बुलाएं, अगले कम 10 साल की पॉलिसी टेक्सटाइल के हवाले से बना दें, तो कोई ऐसा जो हम अभी कभी IMF के पास करते हैं, कभी किसी के पास होते हैं, हमारा एक सेक्टर ये सारा कुछ पूरा कर सकता है, बिल्कुल तरक्की कर सकता है। बस पॉलिसीज़ को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। और स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, यंगस्टर्स हमारे पास फ़िलहाल हमेशा से हम देखते हैं कि किसी भी कौम की तरक्की के लिए यंगस्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे पास अच्छे इदारे मौजूद हैं जहाँ पर टैलेंट मौजूद है, बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इस चीज़ को कितने ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कितना ज़्यादा इंगेज कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम तरह, अगर यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करें, वहाँ पर पढ़ाया तो जा रहा है लेकिन स्किल्ड नहीं सिखाई जा रही। तो ऐसे छोटे छोटे से इनिशिएटिव
इनिशिएटिव अगर हर इदारा पूरी तरह से करेगा तो बेहतरीन रिफॉर्म्स आएंगी। बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद नवाज साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत शुक्रिया बिलाल फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। जो सुधार है या सिस्टम में चेंज है वो एक दिन में नहीं आता, लेकिन पॉलिसीज़ थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हो जाएँ, थोड़ी सी स्ट्रेट वे में लेकर चले जाएँ तो बेहतरी जो है वो यकीनन हो जाती है। तो यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं सब्जियों के भाव ताव के हवाले से। हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे कीमतों में रद्दोबदल होता है। चिकन की कीमत कभी आसमान से बातें कर रही होती है और कभी वीआईपी डिश नहीं कंसीडर हो रही होती। तो आज के रेट्स किस तरह से चल रहे हैं तो आज के भाव सेगमेंट में देखते हैं। उमर रांझा हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा कि आज मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है कीमतों को लेकर फलों और सब्जियों की। जी, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ हफ्ता की रेट लिस्ट जारी कर दी गई। यहाँ पर बात की जाए ब्रायलर मुर्गी के गोश्त के हवाले से तो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त साबिक़ा कीमत पर बरकरार रहते हुए 548 रुपये, जबकि मार्केट में 600 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह फार्मी अंडा साबिक़ा कीमत पर बरकरार रहते हुए 347 रुपये फ़ी दर्जन। आलू कच्चा छिलका 10 रुपये इजाफे के बाद 90 से 100 तक जो है वो पहुँच चुका है। प्याज 5 रुपये कमी के बाद 115 से 10 रुपये। इसी तरह टमाटर 5 रुपये इजाफे के बाद 80 से 85 रुपये। अदरक चाइना साबिक़ा कीमत 340 पर बरकरार। लहसुन हरनाई साबिक़ा कीमत 270 रुपये पर बरकरार। सब्ज़ मिर्च की कीमत बगैर रद्दोबदल के 70 रुपये। मार्केट में जो है वो 100 से 150 रुपये तक जो है फ़रोख्त हो रही है। फूल गोभी साबिक़ा कीमत पर बरकरार रहते हुए 25 रुपये, जबकि मार्केट में 70 से 100 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रही है। घिया कद्दू 5 रुपये इजाफे के बाद 55 से 60 रुपये, जबकि मार्केट में 100 से 110 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह मटर साबिक़ा कीमत पर बरकरार रहते हुए 220 रुपये, जबकि मार्केट में 400 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रहे हैं। शिमला मिर्च साबिक़ा कीमत पर बरकरार रहते हुए 280 रुपये, जबकि मार्केट में 300 तक जो है फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह सेब काला कुल्लू उसकी बात की जाए तो वो अपनी साबिक़ा कीमत पर बरकरार रहते हुए 320 रुपये, जबकि मार्केट में 310 से 340 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रही है। जापानी फल साबिक़ा कीमत पर बरकरार रहते हुए 220 रुपये, जबकि मार्केट में 250 रुपये। अनार बनाना साबिक़ा कीमत पर बरकरार रहते हुए 550 रुपये, जबकि मार्केट में 500 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह संगाड़ा 110 रुपये फ़ी किलो, जबकि मार्केट में 150 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। शुक्रिया उमर तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं सेल्फ़ केयर के हवाले से। जब भी हम सेल्फ़ केयर का सोचते हैं तो हमारे जहन में आती है हमारी खूबसूरत सी चमकदार सी स्किन। सेल्फ़ केयर के हवाले से बात करें तो हम चाहते हैं कि हमारे बाल जो हैं वो घने भी हों, चमकदार भी हों। खा वो मर्द हो खा वो औरत हो, तमाम लोग चाहते हैं कि अपनी स्किन का ख्याल रखा जाए, बालों का ख्याल रखा जाए। लेकिन आज के दौर में ये बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि केमिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में अगर हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट आ जाए जो कि केमिकल से पाक हो और जिसके रिज़ल्ट भी 100% गारंटेड हो तो दी लाइफ एओरा की जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमेशा से सर फहरिस्त रहती हैं। आपकी स्किन को ग्लास स्किन भी बनाती है, चेहरे पे ग्लो भी आता है, बालों को चमकदार भी बनाती है। तो ये किस तरह से मुमकिन है, क्या यूजेज हैं, इस पे हम बात करेंगे। और इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मोज़मातुल ज़हरा ने, ब्रांड एम्बेसडर हैं लाइफ एओरा की। तो आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मोज़मा? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच मोज़मा फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले मुझे ना आपसे ये जानना है, आजकल के दौर के हवाले से अगर सबसे बड़ा चैलेंज देखें सेल्फ़ केयर का, वो है अपने बालों की चमक को मेंटेन रखना, हेयर फॉल से बचाना। तो दी लाइफ एओरा का जो है एक्साइलर ऑयल, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि ये किस तरह से डिफरेंट है। अच्छा, हमारा ना ऑयल है लाइफ एओरा का रिवाइव हेयर एलिक्सर। ये ऑयल नहीं है, ठीक है, ये एलिक्सर है जो आपके बालों में ग्रीसीनेस नहीं लेकर। सबसे जो मेन इसका जो मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगता है वो ये है कि इसमें ग्रीसीनेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये मार्केट से ऐसे डिफरेंट है कि इसमें हर्ब्स भी हैं और एसेंशियल ऑयल्स भी हैं। जब दोनों को मिला के हम एक मिक्सचर बनाते हैं, ब्लेंड बनाते हैं, तो आपके बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। ठीक है, जैसे कि हमारे बाल वीक हो जाते हैं, हम लोग इतने डैमेज करते हैं अपने बालों को डेली के रूटीन में। आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि स्टाइलिंग और हीट पता नहीं क्या क्या हम लोग अपने बालों के साथ करते हैं। तो उसको ये लोग उस डैमेज को ये कंट्रोल करता है। इसमें 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे प्याज है, लहसुन है, रोज़मेरी है, फिर उसके बाद आंवला, रीठा, शिकाकाई और इस तरह के बहुत सारे 20 तकरीबन और भी जड़ी बूटियाँ हैं इसके अंदर जो आपके बालों को नरिश करती हैं, डीपली नरिश करती हैं, आपके रूट्स को डैमेज से बचाती हैं। जब हमारे रूट्स वीक हो जाते हैं ना,
आपने देखा होगा कि हम जब स्टाइलिंग करते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा उतरने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि हमारे रूट्स वीक हो जाते हैं और ये रूट्स को वो करता है, नरिश करता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरे बाल बहुत लंबे और घने हुआ करते थे। अब रोज़ाना से हेयर स्टाइलिंग भी होती है, हीट प्रोटेक्टर स्प्रे भी मैं लगा रही होती हूँ, तो उस तरह से नहीं। और दूसरा मेरे लिए बड़ा चैलेंज ये होता था कि मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट चाह रही होती थी जो ग्रीसी ना हो। आपको पता है कि बहुत सारी ख़वातीन उन्होंने ऑफिस जाना होता है, लेकिन साथ साथ अपनी स्किन केयर का ख्याल रखना होता है, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है। इसके साथ साथ जिनके बाल वीक होते हैं, थिन होते हैं, वो भी इसे यूज़ कर सकती हैं। क्या रिजल्ट? जी, जिनके बाल स्पेशली डिज़ाइन इस चीज़ को क्या है कि आपके हेयर ग्रोथ को ना, रीग्रोथ जो है आपकी, ठीक है, वो ये बहुत अच्छे से प्रमोट करता है। अब आप देखें कि हमारे जो बाल है ना, जब रूट्स ही वीक हो जाएंगे तो बाल कैसे ग्रो करेंगे दोबारा से। तो हमने इसके अंदर रोज़मेरी जो ऑयल है ना, वो आपके बालों की रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, रोज़मेरी आपके बालों के अंदर जाके उनको डीपली नरिश करता है। आपने इसको अप्लाई करना है ना जब, तो आपको वैसे ही रिलैक्सेशन महसूस होगी कि हमारा जो सर है ना वो रिलैक्स हो रहा है। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं। बिल्कुल, स्कून वेलनेस की तो प्रोडक्ट ऑलरेडी बड़ी बेहतरीन रही है, बिल्कुल इसी तरह से है। तो इसके साथ साथ ना, अगर हम विंटर के हवाले से स्पेसिफिकली बात करें, आपने देखा है कि मौसम बदल रहा है और हम देख रहे हैं कि ड्राइनेस आ रही है, हमारे स्कैल्प में आपने देखा है कि कितना डैंड्रफ आ रहा है, तो इस इशू को भी रिजॉल्व किया जा सकता है। इस इशू को भी रिजॉल्व करता है। मेरे ख्याल में जितने भी आपके हेयर के इशू है ना, ये ऑयल सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करता है। इसको बनाया ही इसीलिए कि हम लोग एक ही ऑयल यूज़ करें और आपके सारे इश्यूज है ना वो रिजॉल्व हो जाए। बिल्कुल, मतलब ये ऑलराउंडर है कि अगर आपके बाल डैमेज हो रहे हैं, आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप देख रहे हैं कि एक वॉल्यूम नहीं है। अक्सर हम ख़वातीन के हवाले से बात करें ना, तो हम जब भी स्टाइलिंग करते हैं तो हमारे हेयर वॉल्यूम बड़ा डिपेंड कर रहा होता है और हमारे हेयर स्टाइल भी डिपेंड कर रहा होता है। तो ऐसे में तमाम तर प्रॉब्लम्स का एक ही हल है और वो मौसमा ने बता दिया है कि वो है रिवाइव हेयर एलिक्सर। बिल्कुल, ये वाकई बड़ी अच्छी बात है कि ऐसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाए। पता है मौसमा, अब मैं जब मार्केट जाती हूँ, मैं क्या चीज़ देखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि एक ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें केमिकल ना हो। आपने देखा है कि मार्केट में बेशुमार ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो ये गारंटी तो देती हैं कि आपके बाल बेहतरीन हो जाएंगे, लेकिन केमिकल होता है। आप देखेंगे वक्ती रिजल्ट होता है, टेम्परेरी फिक्स होता है। जब तक आपने नेचुरल चीज़ें नहीं यूज़ करनी अपने बालों में, अब आप होम रेमेडीज़ यूज़ करेंगी ना, ये भी डालो वो भी डालो, कितना हैसल हो जाता है। उस सब को रिजॉल्व करने के लिए सारा कुछ इसी एक बॉटल में डाल दिया। आप इसकी पैकेजिंग देखेंगी ना, तो इसमें इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। आप देखें, इसके ऊपर सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। इसमें क्या आंवला, रीठा, शिकाकाई और 20 और मज़ीद जड़ी बूटियाँ, प्याज, और इसमें स्मेल, आप कहते हैं ना लहसुन अदरक यूज़ करेंगे, प्याज यूज़ करेंगे तो स्मेल बहुत ज़्यादा आएगी। इसमें वो भी मसला नहीं है। बिल्कुल, और आपने पता है कि इसमें वो तमाम वो चीज़ें हैं जब हम कभी अपने बुजुर्गों में बैठते होते थे ना, वो बताते होते थे कि बालों के लिए सिकाकाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बालों के लिए प्याज का पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन लाइफ इज़ टू मच हेक्टिक, हम में से किसी के पास इतना टाइम नहीं है। अब मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे पास कहाँ पर टाइम होगा कि मैं जाके प्याज का पानी लगाऊँ। तो ऐसे में मुझे अगर रिवाइव हेयर एलिक्सर मिल जाए तो मेरी तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। वही ना, मैं वही आपको बता रही हूँ कि हासिल करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम सारी चीज़ें मिक्स करें, फिर उसको लगाएं, फिर स्मेल बर्दाश्त करें, ये सारा कुछ इसे सॉल्व करें। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जैसे हेयर ऑयल के हवाले से अमूमन क्या टेक्निक होती है, या तो हमें ओवरनाइट हेयर ऑयल लगाना पड़ता है या फिर बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि 30 मिनट्स 1 आवर, आप क्या सजेस्ट करती हैं? मैं ये कहती हूँ कि अगर आप इसको ओवरनाइट लगा रही हैं ना, तो ये बहुत अच्छा है, आपके स्कैल्प को डीपली नरिश करेगा ओवरनाइट आप यूज़ करेंगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपने, मतलब हमारी रूटीन बहुत टफ है, हमने और बहुत सारे काम करने थे संडे को, तो आप इसको 30 मिनट्स या 1 घंटा भी लगाती हैं ना, तो ये उस तरह ही काम करेगा जैसे ही ओवरनाइट में काम करेगा। बिल्कुल सही। लेकिन आपने डीपली ट्रीटमेंट लेना है तो फिर आप इसको ओवरनाइट, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे डिफरेंट हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं या सीरम इस्तेमाल कर रहे होते हैं हेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी इसे डेली रूटीन में लगा सकते हैं ऑफिस जाने से पहले, या ये स्पेसिफिकली आप बताते हैं कि कोई एक एक्सटेंसिव हेयर केयर में इस्तेमाल किया जाए? नहीं, मेरे ख्याल में अगर आप इसे डेली केयर में यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो मेरे ख्याल में बेटर नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको वॉश करना है। सही। अगर आप ऑयलिंग करते हैं ना, कुछ लोग होते हैं, हमने देखा है कि वो ऑयल लगाते हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं हो गई, आप हो गई, हमने स्टाइलिंग करनी है, हमने जाना है, तो हम वो नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये थोड़ा सा ऑयली होता है। ठीक है। तो फिर हम इसको डेली रूटीन में वैसे यूज़ नहीं कर सकते। वॉश करके
फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वीक में तकरीबन 3 दफ़ा आप इसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ठीक है, बिल्कुल इसी क्योंकि तरह से। हमने अपने बालों को ज़्यादा भी ऑयलिंग नहीं करनी होती, उससे भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ऑयलिंग कर लेते हैं और हम देखते हैं बाल कि ज़्यादा हमारे खराब हो बाल जाते हैं। ज़्यादा उतरना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे मुनासिब टाइम में, मुनासिब मिकदार में वो एक फूड होता है ना, आपकी स्किन के लिए भी है, हमारे लिए भी है, तो हमारे हेयर्स के लिए भी फूड है, लेकिन उसको उसी मिकदार में देना चाहिए जितना उसको चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, ये प्रॉब्लम भी है मौसमा, हम देखते हैं कि ख़वातीन के तो बाल फिर भी कुछ हद तक बच जाते हैं, वो लोग जो कि स्टाइलिंग रोज़ाना नहीं करती, लेकिन मर्द हजरात हैं उनके बाल भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो उनके लिए भी आप सजेस्ट करती हैं ये हाँ जी, रिवाइवल? उनके लिए भी मैं सजेस्ट करती हूँ, लेकिन उनके लिए हमने स्पेशल मैन रिवाइव हेयर एलिक्सर डिज़ाइन किया ठीक है। क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो फीमेल के अलग होते हैं, मेल के अलग होते हैं, तो ठीक है। स्लाइटली हमने इसके इंग्रेडिएंट्स को चेंज किया है, स्पेशली वो फीमेल के लिए और ये मेल के लिए। ठीक है। तो मेल के लिए जो हमारा वो रेड वाला है और फीमेल के लिए वो पिंक है। सही है, बिल्कुल ख़वातीन के हमेशा से फेवरेट कलर रहता है पिंक पिंक, और पिंक को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या ऑल टाइप स्किन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ये तमाम तर प्रोडक्ट्स? जी जी, आप जैसा भी आपका स्कैल्प है, ड्राई है, इची है, ऑयली है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके यहाँ तो ये स्कैल्प को ज़्यादा ड्राई ठीक करेगा है। और ना ही ज़्यादा ऑयली करेगा। ये बहुत मतलब मिनिमल है, इसकी जो फॉर्मुलेशन है ना वो बहुत लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, हार्श केमिकल नहीं है इसमें कोई भी, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। और बाल इंसान की शख्सियत में बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं जी। अगर मैं अपने हवाले से बात करूँ तो मुझे मेरे बाल बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं कभी देखती हूँ कोई मुझे बात करते हैं ना कि तुम्हारे बाल ख़राब हो रहे हैं, मुझे इस चीज़ से बड़ा स्ट्रेस होने लगता है। तो ऐसे बेशुमार लोग हैं, ख़वातीन हैं, जो कि इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही होती, तो ऐसे में ऐसी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें, कि ऐसी प्रोडक्ट जिसमें केमिकल नहीं है। और रफनेस के हवाले से बात करें, हम देख रहे हैं कि बाल बहुत ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, रोज़ाना स्टाइलिंग की वजह से, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं हेयर केयर में? हेयर केयर के लिए फिर मैं उसकी दोबारा एलिक्सर पे आऊँगी। रिवाइव हेयर एलिक्सर, मैंने आपको बताया कि तमाम जितने भी इश्यूज़ हैं ना आपके हेयर के, वो रफनेस है, ड्राइनेस है, इचीनेस, जो भी है, वो सब कुछ ये सॉल्व करेगा। अब कितने सारे उसमें हर्ब्स हैं, एसेंशियल ऑयल हैं, तो फिर वो सारे आपके जो मसले हैं ना बालों के, वो सारे इसी तरह से आपके बाल बड़े कीमती हैं, और इनके बालों की हिफाजत करना भी स्किन केयर में आता है और हमारी डेली केयर रूटीन में आता है। तो हम ब्रेक पे यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सेल्फ़ केयर के हवाले से। सेल्फ़ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अक्सर औकात देखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामला जो हैं बड़े ज़्यादा बिज़ी और डेडिकेशन के साथ गुजार रहे होते हैं। ऑफ़िस के काम में हम अपना 100% दे रहे होते हैं, घर के तमाम मामला हम कवर कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी अपनी ज़ात हमारी ज़िंदगी में सबसे बाद में आ रही होती है। हम देखते हैं हम हमारे बालों की केयर नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्किन की केयर नहीं कर रहे हैं, हमारे पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं पिंपल है, स्किन डल है। ऐसी में आप तो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे, दी लाइफ एरा जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, आपके बालों को खूबसूरत बनाने के हवाले से, आपका रंग जो है वो गोरा करने के हवाले से, पोर को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, इस पर जी हम बात करेंगे। मौसमा, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हम लोगों की लाइफ बड़ी बिजी होती है, हम हमारी ज़िंदगी में सबसे आखिर में आते हैं, ऐसे में सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हमारी स्किन पे हो रहा होता है। तो अपनी स्किन को चमकदार बनाने के लिए वाइटनिंग के हवाले से बड़े कॉन्शियस होती हैं ख़वातीन, तो किस तरह से मुमकिन है? अच्छा, हमारा ना ऐसा है कि हमारा एक सीरम है वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग सीरम, ठीक है, और ये 3x वाइटनिंग सीरम है। बिल्कुल सही, ठीक है। अब इसको 3x क्यों कहते हैं? सबसे मेन हमारे जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि ये 3x क्यों है? क्यों है? तो 3x ही इस तरह से है कि आपकी जो डल स्किन है ना, सबसे पहले तो ये उसको टारगेट करता है। डल स्किन को टारगेट करके आपकी स्किन की जो डलनेस है उसको बाहर निकालते हैं। फिर आपकी पिगमेंटेशन हो जाती है, डल स्किन होने की वजह से, सन एक्सपोजर की वजह से पिगमेंटेशन हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये उसको भी टारगेट करता है। फिर उसके बाद हमारे डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि हम लोग अलग अलग सीरम्स क्यों यूज़ करें डार्क स्पॉट्स के लिए, डल स्किन के लिए। तो हमारा जो ये सीरम है ना, वाइटनिंग सीरम, ये हमारे पोर्स को, ओपन पोर्स को भी करता है क्लियर। फिर हमारी डल स्किन हो गई, हमारी पिगमेंटेशन हो गई, डार्क स्पॉट्स हो गए, क्या क्या नहीं है जो ये कवर नहीं करता।
ठीक है। सबसे मेन मसला हमारा ना होता है कि हमें सब कहते हैं कि हमें वाइट होना है, हम ब्लैक नहीं, हम ब्लैक तो लोगों को पसंद ही नहीं है। और पता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग नाइट क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स में आते हुए देखा है कि स्किन की जो लेयर है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, हमारी स्किन की जो लेयर है ये पतली होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी वेन्स प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं, स्किन पे रैश होना शुरू हो जाते हैं, पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर केमिकल्स वाली क्रीम आप इस्तेमाल करें और दूसरी जगह आप दियोरा लाइफयोरा का ये सीरम इस्तेमाल करें, मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट डिसीजन है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारी जो केमिकल्स वाली क्रीम होती है ना, सबसे पहले उसमें उन्होंने मरकरी ऐड की होती है। मरकरी जो होती है ना, वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, वो आपकी स्किन को डैमेज करती है और इसकी लेयर जो होती है ना, हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है उसको तो वो बिल्कुल रिमूव कर देती है। फिर जब ज़ाहिर है वो नीचे से तो वाइट ही निकलेगी, लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये बाद में आपकी स्किन को कितना नुकसान पहुँचाती है। अब आपने हमारा ये लाइफयोरा का वाइटनिंग सीरम यूज़ करेंगे ना, तो इसका बिल्कुल भी आपकी स्किन पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है। हार्श केमिकल तो बिल्कुल आप कहना इसके पास से गुजरे हों तो वो भी नहीं गुजरे। इसमें नियासिनामाइड है, अल्फा ब्यूटेन है, विटामिन ई है, फिर ग्लूटाथियोन है। ग्लूटाथियोन आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन वाइटनिंग के लिए स्पेशली ना। ग्लूटाथियोन होता है इसलिए कि आपकी स्किन को लाइटन करता है, इवन टोन करता है, और आपकी स्किन को ना ग्लास ग्लोई बनाता है। जो हमारी आजकल लड़कियों को क्रेज़ है ना कि हमारी स्किन ग्लोई होनी चाहिए, ग्लास होनी चाहिए, कोरियन ड्रामास देख देख के बिल्कुल इसी तरह से है। तो वो उस चीज़ को भी ये कवर करता है। बिल्कुल ग्लास स्किन ना आज के दौर में मुझे लगता था इससे पहले ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। लाइफयोरा की अब आपने जिस तरह से बताया कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं, केमिकल भी नहीं है, तो इससे पहले मुझे लगता था कि नहीं ये नामुमकिन है। और जब बात होती थी कभी भी कोरियन स्किन के हवाले से, ग्लास स्किन के हवाले से, ग्लोई स्किन के हवाले से, तो मुझे लगता था कि इसके लिए ना टू मच इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न रहता है। बिल्कुल ऐसे ही आप मार्केट में जाएंगे ना, अगर आप कोरियन ग्लास स्किन के लिए आप चीज़ें लेंगी तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। फिर लोग ट्रीटमेंट्स कराते हैं, ट्रीटमेंट्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सारे लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने ये सीरम डिज़ाइन किया है। इसकी जो प्राइसेस हैं वो भी मिनिमल हैं, वो भी रिजनेबल हैं, आप सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और फिर इसके बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, फिर बेनिफिट्स बल्कि उनसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने पर्सनली इसको यूज़ किया हुआ है, हमने इसको टेस्ट कराया है पहले, ठीक है, फिर हमने इसको मार्केट में लॉन्च किया है। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि हम इसको डायरेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। हमने इसको पहले टेस्ट कराया, आई थिंक सो कि 40+ लोगों को हमने ये टेस्ट कराया है, ठीक है, उसके बाद हमने इसको मार्केट में लॉन्च। बिल्कुल सही। और ये वाकई इसकी पैकेजिंग भी बहुत खूबसूरत सी है, और इसका अगर टेक्सचर देखें तो इतना खूबसूरत सा है। और अभी मैं देखती हूँ इसकी स्मेल भी, क्योंकि ख़वातीन के जो है ना कंसर्न ये होता है कि जो हम लगा रहे हैं उसकी स्मेल कैसी है। एक बार मैं इसका ट्राई करती हूँ, हम देखते हैं। वाओ, बहुत अमेजिंग है। और आप देखिए कि अभी मैंने सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया है, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। और कभी कभी ऐसे होता है कि हम कोई सीरम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे हाथों में ऑयल आना महसूस हो रहा होता है, चिपचिपाहट सी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और बहुत सॉफ्टनेस है। अभी ये मैंने हाथों पे लगाया और मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं फेस पे लगाऊंगी तो इसके रिजल्ट कितने मुख्तलिफ हैं। तो वाकई ये बड़ी अच्छी बात है कि केमिकल नहीं है इसमें, बड़ी अच्छी बात है। और ये भी मुझे बताइएगा कि जैसे बहुत सारे लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, बहुत सारे लोगों को रैश बड़ी जल्दी आ जाते हैं, तो क्या ऑल स्किन टाइप्स के लिए आप सजेस्ट करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, बेशक वो ऑयली हो, ड्राई हो या सेंसिटिव हो, ये सब के लिए है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करती हूँ जब आप कोई भी चीज़ यूज़ करें ना, बेशक आप किसी भी ब्रांड की या कोई भी चीज़ यूज़ करें, पहले आप पैच टेस्ट करें, ठीक है, पैच टेस्ट करें फिर आप यूज़ करें। क्योंकि फिर कई लोगों की स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको सब चीज़ें नहीं सूट करती, वो ब्रांड पे डाल देते हैं कि ये इसकी प्रोडक्ट ही नहीं अच्छी थी जो सूट नहीं करी हमें। बिल्कुल, आप पैच टेस्ट करें, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ इस चीज़ की कि इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। ठीक है, और इसे यूज़ करने का थोड़ा सा तरीका बता दें कि यूज़ इसका बहुत सिंपल है। आपने करना कि आपने अपना फेस जो है ना वॉश करना है अच्छे से, किसी भी फेस वॉश से आप यूज़ कर सकते हैं। हमारा भी फेस वॉश आ रहा है इंशाल्लाह, इन फ्यूचर हम उसके बारे में भी बताएंगे। तो आपने फेस वॉश करना है अच्छे से, उसको ड्राई करना है और आपने थोड़ा सा सीरम लेना है, मतलब थोड़ा सा, एक मटर के दाने जितना, आपने उसको अपने फेस पे अच्छे से सर्कुलर मोशन में आपने उसको अप्लाई करना है।
और आप इसको मॉर्निंग में, नाइट में, दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेकअप से पहले आप हाँ, इस्तेमाल मेकअप कर से सकते पहले हैं। भी आप इसे यूज़ कर सकते बिल्कुल हैं। ठीक। प्राइमर के लिए बहुत अच्छा ये यूज़ होता है। प्राइमर की जगह आप इसको यूज़ करें ना, तो जैसे लोग मॉइस्चराइज करते हैं अपनी स्किन मेकअप से पहले, तो आप ये सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ठीक बहुत है, अच्छा दैट्स रियली मॉइस्चराइज अमेजिंग थिंग कि इतने तमाम बेनिफिट्स आपको एक प्रोडक्ट में मिल रहे बिल्कुल हैं। ऐसे जब ही उसमें ये भी बताइएगा कि बहुत सारे आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी लोगों ने यूज़ किया होगा, उनके क्या फीडबैक्स हैं? मैं आपको वही पहले मैंने आपको ये बात बताई है कि हमने 40+ लोगों को ये सीरम ट्राई कराया है, तो मैंने खुद यूज़ किया है। मेरी स्किन ना पिछले दिनों बहुत ख़राब हो ठीक गई है। थी, मतलब मैं ना मेकअप में कर रही थी बहुत ज़्यादा, हम लोग वीडियोस वगैरह शूट कर रहे थे, तो वो ज़ाहिर मेकअप होता है फिर। ठीक है। तो मेरी स्किन पे डार्क स्पॉट्स बहुत ज़्यादा आ गए थे। फिर मैंने ना यही सीरम यूज़ किया। मैंने कहा भाई मैंने तो शो में जाना है, मैंने अब कुछ ना कुछ तो करना है। तो फिर मैंने ये सीरम यूज़ किया, तो अब आप देख रहे हैं मेरे सामने, आपके सामने यूज़। बिल्कुल, वाकई आपकी स्किन बड़ी बेहतरीन लग रही है, कहीं पर भी कोई पैच नहीं है, कहीं पर कोई एक्नी नहीं है। तो एक्नी के हवाले से भी मुझे लगता है कि ये सीरम बेस्ट रहेगा कि वो लोग जिनके फेस पे कोई एक्नी नहीं, वो उनके एक्ने के लिए नहीं है। एक्ने के लिए हमारा एक और सीरम है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक हो गया। और क्योंकि ये वाइटनिंग के हवाले से बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप खूबसूरत स्किन चाह रहे हैं, ग्लोइंग स्किन चाह रहे हैं, ग्लास स्किन चाह रहे हैं, तो आपको ये 3 चीज़ें अगर एक ही प्रोडक्ट में मिल रही हैं तो बड़ी अच्छी है। मुझे मौसम ये भी बताइएगा कि जैसे अभी बताया आपने, इसमें विटामिन सी है, इसमें और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये हमारी स्किन को किस तरह से नरिश करते हैं? अच्छा, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था ग्लूटाथियोन का। ग्लूटाथियोन जो है ना, वो स्पेशली होता है इवन टोन के लिए। आपकी स्किन को वाइटनिंग करता है, उसमें जो डलनेस होती है उसको बाहर निकालता है। फिर नियासिनामाइड है, नियासिनामाइड बहुत अच्छा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, उसको बैलेंस करता है। उसका जो कलर होता है ना, कई लोग होते हैं कहते हैं हमारी यहाँ से स्किन डार्क है, यहाँ से सही है, ये सारी चीज़ों को कवर करता है। बिल्कुल मतलब आपकी स्किन पे ये नहीं होगा कि यहाँ से ये वाइट कर देगा, यहाँ से जहाँ से डार्क है वो डार्क ही रह जाएगी चीज़। ये ओवरऑल स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको हैंड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं, नेक पे यूज़ कर सकते हैं, बैक पे यूज़ कर सकते हैं, ये हर चीज़ की। आपने ये भी नोटिस किया होगा मौसमा कि हम अगर अपने कॉन्फिडेंस के हवाले से बात करें, जिस दिन हमारी स्किन बड़ी ग्लो कर रही होती है, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। जिस दिन हम देखते हैं कि हमारी स्किन थोड़ी डल होती है, हमारे डार्क सर्कल आना शुरू हो जाते हैं, सारा कॉन्फिडेंस भी हम वहीं पर लॉस कर देते हैं। तो ऐसे में ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि आपके कॉन्फिडेंस को भी इन्हांस कर रही हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है इसे भी निखार कर बाहर लेकर आ रही है, तो बहुत बेहतरीन है कि आप इन्हें यूज़ करें। बिल्कुल ऐसे ही, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो कहते हैं ना कि जब स्किन ग्लो कर रही होती है लड़कियां वैसे ही बड़ी खुश होती हैं, उनका मूड बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल इसी तरह से। तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपके सीरम स्किन केयर ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप देखें हमारी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो गई है, मैं बार बार ये कहती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप को उस तरह से टाइम नहीं दे रहे होते, तो ऐसे में अपने लिए 10 से 20 मिनट लाजमी निकालें। मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी आप देखेंगे कि आपको अपनी पर्सनैलिटी में बड़ा चेंज आ रहा है। अगर हम ख़वातीन के हवाले से बात करें ना, हम देखते हैं कि हमारे लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सुबह की डेली अगर हम डेली केयर रूटीन के हवाले से बात करें, क्या हम लोग कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने सेल्फ केयर के नाम पे तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि इंसान जब सारी चीज़ों का ख्याल रख रहा है ना, उसको अपने लिए भी आधा घंटा निकालना चाहिए। अब जैसे हमारा सीरम है, इसमें कितना को टाइम लगेगा? 5 मिनट। आपने बस इसको फेस वॉश करना है और अप्लाई करना है, फिर आप हमारा ऑयल यूज़ करें हेयर एलिक्सर, उसमें भी कितना टाइम लगेगा? 5 से 10 मिनट। तो ये 15-20 मिनट की एक रूटीन है, सेल्फ केयर रूटीन आप कह सकते हैं इसको। आपने करनी है तो आप नेचुरल देखेंगे कि विजिबल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरह से 100% गारंटेड रिज़ल्ट कह रहे हैं लाइफ एओरा वाले कि आपको मिलेंगे। केमिकल्स नहीं है, हार्श भी कोई इस तरह से प्रोडक्ट्स या केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। फर्दर भी जी लाइफ एओरा के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। वक्त हुआ ब्रेककास्ट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सेल्फ़ केयर के हवाले से। खूबसूरत स्किन या चमकदार स्किन हम सब लोगों का ख्वाब है, और कभी कभी हमें लगता है कि ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब बन के रहेगा, हकीकत नहीं बदलेगा। तो ऐसा मुमकिन हो गया है क्योंकि लाइफ एओरा के सीरम्स जो हैं वो बड़ी बेहतरीन तरीके से पैचेस को भी कवर कर रहे हैं, डार्क सर्कल को भी कवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम करंट इश्यूज़ के हवाले से बात करें ख़वातीन के, तो पोर्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, केमिकल्स का दौर है, हम देख रहे हैं कि हमारी जो पोल्यूशन है वो इतनी बढ़ गई है, आलूदगी के प्रॉब्लम्स, बड़े मसाइल जो हैं वो हमारी स्किन को मुतासिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्ने बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मौसमा यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम पोर्स ओपन के हवाले से बात करें, ये हमारी स्किन को किस तरह से नुकसान पहुँचाते हैं? अच्छा, जो ओपन पोर्स है ना, सबसे पहले तो हमारी जो स्किन होती है ना, जब हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं ना, तो उसमें जर्म्स जाने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है।
जब आपकी स्किन के पोर्स खुल जाते हैं ना, तो जर्म्स बहुत इजीली उसके अंदर जाते हैं, जो आपकी इंटरनल जो स्किन है ना, उसकी लेयर्स को डैमेज करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है। जितना आपके पोर, जैसे जैसे आपकी स्किन ख़राब होनी शुरू होगी, आप देखेंगे आपके काले काले और सफ़ेद, वो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं। ठीक है। तो लोग उसको रिमूव करने के लिए फिर वो मास्क यूज़ करते हैं, पिन्स यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। अब आप पिन्स यूज़ करेंगे ना ब्लैक हेड्स को निकालने के लिए, तो वो आपकी स्किन को ज़्यादा डैमेज करती है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमारा मेकअप स्टे नहीं करता, स्किन वैसे ही बुरी लगनी शुरू। एक्नी हो ना, एक भी एक्नी हो जाए तो हम कहते हैं कि हम लोगों की स्किन बहुत बुरी लगनी शुरू हो गई है। और उसके बाद जो पैचेस रह जाते हैं, जो निशान रह जाते हैं, वो एक अलग मसला होता है। वो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं ना, उसे एक्नी स्पॉट्स कहते हैं, डार्क स्पॉट्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा वो सीरम कवर करता है, वाइटनिंग सीरम। ठीक है। तो अब हमारे जब एक्नी हो जाती है ना, वो ख़त्म तो हो जाती है, लेकिन उसका निशान रह जाता है। बिल्कुल इसी तरह से। तो सबसे बड़ा जो मेन मसला है ना, वो ओपन पोर्स ही हैं, जो इन सारी चीज़ों को लेके आते हैं। एक्नी हो गई, ब्लैक हेड्स हो गए, वाइट हेड्स हो गए और जर्म्स हो गई। स्किन आपकी इतनी ऑयली हो जाती है, मतलब कि वो नज़र आती है कि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल है। ठीक है। एक्सेस ऑयल है। फिर ये है कि मेकअप भी स्टे नहीं करता और विजिबली भी वो अच्छी नहीं लगती। ठीक है। लाइव फोरा इस चीज़ को किस तरह से समझ रहा है? अच्छा जी, हमारा जो एक सीरम है, हमने इसको पोर मिनिमाइज़र सीरम है हमारा। ठीक है। ये भी 3x ही है। ठीक है। ठीक है। अब इसमें हमारी, जो मैंने आपको बताया है कि हमारी ओपन पोर्स हैं, एक्नी है, फिर उनके निशान हैं, ये उन सारी चीज़ों को कवर करता है। ठीक है। जैसे कि आपने आपकी जहाँ जहाँ पे भी ओपन पोर्स है ना, आपने इसको अप्लाई करना है। आप ओवरऑल स्किन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहता है कि हमने वो सीरम यूज़ कर लिया फिर हम ये भी यूज़ करें, तो आपके जहाँ जहाँ ओपन पोर्स आपको फील होते हैं, जैसे हमारी चीक्स पे हो जाते हैं, हमारी ये यहाँ पे हो जाते हैं और हमारे नोज़ पे होते हैं, तो आपने इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। और अपने, लेकिन आपने करना क्लीन हैंड से। सबसे पहले ये हमने हाथ और मुंह को अच्छे से धो लेना है, ताकि हमारी जो डर्ट है ना वो निकल जाए। ठीक है। सारा दिन हमारी जो फेस है ना, बहुत चीज़ें फेस करता है, जैसे कि डर्ट हो गई, ऑयल हो गया और केमिकल्स और पता नहीं क्या क्या। तो आपने सबसे पहले फेस वॉश करना है, उसके बाद आपने हमारा वाइटनिंग सीरम यूज़ करना है। ठीक है। और उसके बाद आपने जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी ओपन पोर्स हैं, ओपन पोर्स रहते हैं जैसे सुराख नहीं हो जाते स्किन के अंदर, ऐसे होते हैं ओपन पोर्स। मैंने कहा पहले मैं क्लियर कर दूं कि ओपन पोर्स होता क्या है। जैसे हमारी स्किन में पैचेस पड़ने, सुराख हो जाते हैं ऐसे बहुत ज़्यादा, तो आपने उस जगह पे इसको अप्लाई करना है और इसको बेशक ओवरनाइट छोड़ दें या दिन में भी लगाएं। मेरा ख्याल है कि आपको ओवरनाइट इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ओवरनाइट ही हमारी स्किन को डीपली नरिश करता है। ठीक है। और मैंने ये सुना है कि लाइट वेट फार्मूला से बनाया जी जी, बहुत इसका फार्मूला बहुत लाइट वेट है, ये बिल्कुल ग्रीसीनेस नहीं देता। इसमें बिल्कुल भी आप कहें ना 0% भी आप कहें कि मैंने लगाया, जब उसने करना ही एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करना है, तो फिर ऑयली होगा ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह से है। और ये भी मौसमा बताइएगा कि कुछ लोगों को तो स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि उनके पोर्स ओपन होना शुरू हो गए हैं, वहाँ तक तो सिचुएशन कंट्रोल में होती है, लेकिन समहाउ ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि चलो हम बाद में ट्रीटमेंट करवा लेंगे, बाद में सेल्फ केयर कर लेंगे, बाद में स्किन केयर कर लेंगे, और तब तक प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं वो बड़े लार्ज स्केल पे चले जाते हैं। उसके लिए भी ये चीज़ इफेक्टिव है? जी, उसके लिए भी आपकी मतलब ओपन पोर्स ज़्यादा हो गए हैं, उसके बाद एक्नी बन गई है, तो आप ये सीरम यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। ठीक है। और सबसे मेन चीज़ जो इसमें है ना, इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं। इसमें हमारे वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं, मैं कुछ आपको मेन बताऊंगी जो इस चीज़ को कवर करते हैं। और साथ में आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है ना वो ग्लो भी करना शुरू हो जाएगी। ये नहीं है कि सिर्फ पोर को मिनिमाइज करेगा, एक्ने को कंट्रोल करेगा, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। ठीक है। और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? अच्छा, इसमें सबसे मेन चीज़ जो हमारी अल्फा ब्यूटिन है, वो हर हमने सीरम में डाला है, वो ज़रूरी होता है आपकी स्किन के लिए। वो आपकी स्किन जो सेंसिटिव स्किन होती है ना, उसको बहुत अच्छे से ये कवर करता है। फिर इसमें हमारा नियासिनामाइड है, फिर हमारा टी ट्री ऑयल है इसके अंदर, उसके बाद वो है जी मिंट ऑयल है, जो हमारी स्किन को थोड़ा सा रिलैक्स करता है। जैसे हम मिंट होता है ना, वो स्किन को थोड़े से ठंडक देता है और स्किन काम होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही हमारा टी ट्री ऑयल है जो स्किन को काम करता है, उसके अंदर जो एक्सेस ऑयल है उसको बाहर निकालता है। तो हमारी स्किन जो होती है ना, वो सीबम प्रोड्यूस करती है, तो ये उस चीज़ को भी कवर करता है कि एक्सेस जो सीबम प्रोड्यूस कर रही है, उसके बाद वो डर्ट से मिल के हमारी एक्ने और पोर्स को बना देती हैं, वो इस चीज़ को ये कवर करता है। बिल्कुल ठीक। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं जब भी कोई स्किन केयर की प्रोडक्ट ख़रीदने जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा चिप ना कर रही हो, बहुत ज़्यादा स्किन पे ऑयल ना छोड़ रही हो, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि वो चीज़ ना प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, आप मेकअप भी अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन ये वाला सीरम मुझे लगता है कि बेस्ट, मैं आपको वही, हाँ जी, मैं आपको वही बता
बता रही थी कि जब आपने कंट्रोल ही ऑयल को करना है तो ऑयली चीज़ लगा के आप उसको मज़ीद ख़राब करेंगी। इससे बेहतर है कि आप कोई सीरम्स यूज़ करें। इस तरह की क्रीम्स भी बहुत सारी आ रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रीम्स जो होती हैं उनमें केमिकल होता ही है। तो जो बेस्ट हमारा सोल्यूशन होता है कि वो आप किसी भी अच्छे ब्रांड का सीरम यूज़ करें। तो ये लाइफ ओरा का पोर मिनिमाइजर सीरम है ना, ये बेस्ट है आपके ओपन पोर्स के लिए, आपके एक्ने के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, फिर आपकी स्किन लाइटनिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और फिर जो नेचुरल ग्लो है वो तो फिर आना ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, और आप अपने आप को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ये भी बताइएगा कि अमूमन कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं हम स्किन केयर करते हुए करते हैं, और किस तरह से हम ये सीरम का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये वाइटनिंग सीरम जो पिंक वाला है, ये भी बेहतरीन करेक्टरिस्टिक्स आपने बताई हैं, और इसी तरह से ये जो ब्लू वाला पोर मिनिमाइज सीरम है ये भी बहुत अच्छा है। तो इन दोनों को बेहतरीन तरीके से किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? सबसे पहले तो आपने गंदी जो आपकी स्किन है ना, आप सारा दिन आए हैं बाहर से, सन एक्सपोजर आपने किया, डर्ट है, ट्रैप, बहुत सारी चीज़ें हमारा जो दिन में सारा दिन है ना हमारा फेस जो है वो देखता है। तो आपने गंदी मुंह पे कोई भी सीरम, कोई भी क्रीम, कोई भी चीज़ ना आपने यूज़ नहीं करनी। सबसे पहले आके आपने अपना फेस वॉश करना है, घर आते ही मेकअप रिमूव करना है, मेकअप रिमूव करने के बाद आपने कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र या सीरम यूज़ करना है। जैसे हमारा ये वाइटनिंग सीरम है, ये मॉइस्चराइज़र के तौर पे भी काम होता है। आपने इसका काम करता है, आपने इसको आके फेस वॉश करके आपने अपने मुंह पे सीरम लगा लेना है, फिर बेशक थोड़ी देर स्टे दें, और उसके बाद आप नाइट में हमारे जो पोर मिनिमाइजर सीरम है ना इसको यूज़ करें। तो मेरे ख्याल में हमारी स्किन के 95% मसले जो है ना वो हल हो सकते हैं। ठीक है। और दूसरी जानिब अगर हम उन लोगों की बात करें जिनकी स्किन बड़ी ड्राई रहती है, विंटर में ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो क्या वो भी ये पोर मिनिमाइज सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा, ठीक है। बेशक कि एक्सेस ऑयल को रिमूव करेगा, ऑयल को रिमूव नहीं करेगा। जो एक्सेस है ना, जो इजाफी ऑयल होता है जिससे आपकी ओपन पोर्स और एक्ने हो जाते हैं ना, ये उसको रिड्यूस करेगा, आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा बिल्कुल। ठीक है। मौसम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि अगर हम कोई भी ABC प्रोडक्ट ले लेते हैं, वो हमें बताते हैं कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले आपने थोड़ी सी स्किन केयर करनी है। फॉर एग्जांपल आपने स्क्रबिंग करनी है, आपने थोड़ा सा जो है क्लिनजिंग करनी है। तो इस हवाले से आप भी कोई ऐसी गाइडलाइन सजेस्ट करती हैं? इसमें मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी जानूंगी, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सेल्फ़ केयर के हवाले से। सेल्फ़ केयर के हवाले से अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हमारी सेल्फ़ केयर में आती हैं। हमारी सेहत हमारी सेल्फ़ केयर में आती है। अच्छी सेहत होगी तो हम हमारी ज़िंदगी के तमाम तर मामला बड़े अच्छे से गुजारेंगे। हमारी स्किन अगर अच्छी होगी, हम देखेंगे कि हम बड़े कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी जाज़िब नज़र आ रही है। हम जहाँ भी जाएंगे लोग हमारी तारीफ़ करेंगे कि तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है, बहुत तुम्हारी स्किन बड़ी ग्लो कर रही है। ये सब कहीं ना कहीं नतीजा होता है कि हम हमारे अपने आप को कितना वक्त दे रहे हैं। अगर हम हमारे अपनी जो सेल्फ़ केयर है इसे टाइम नहीं देंगे, वक्त नहीं देंगे, तो फिर हम देखेंगे कि इसका नतीजा हमारी स्किन डल होगी, हमारे डार्क सर्कल जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, पोर्स ओपन हो जाएंगे, एक्ने बहुत ज़्यादा होगी। फिर इसका रिज़ल्ट हमारी पर्सनैलिटी में आएगा, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो शेक करना शुरू हो जाएगा। और बालों के लिहाज से भी हम बात करें तो आज के दौर के हवाले से ये बात कही जाती है कि केमिकल्स का टाइम है। हम देखते हैं कि हमारे शैम्पूज़ में बड़ा केमिकल है जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, और इसके बाद हमारे जो हेयर डैमेजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पर्सनैलिटी है वो उस तरह से ग्रूम नहीं कर पाती है। फिर अगेन नतीजा ये आता है कि हम अपने आप को उतना टाइम नहीं दे रहे होते, वक्त नहीं दे रहे होते, और इतना टाइम भी नहीं होता कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। ओपन पोर्स के हवाले से अगर हम देख लें, हमें 3 चीज़ें जो हैं अगर एक ही प्रोडक्ट में मिल रही हैं तो बड़ी खूबसूरत सी बात है। और इसी तरह से अगर हम हेयर ऑयल के हवाले से बात करें तो योरा का लाइफ एक्सिलर ऑयल जो है वो हमें ये गारंटी दे रहा है कि आपके बाल बेहतरीन हो जाएंगे। वाइटनिंग के हवाले से देखा जाए तो वाइटनिंग भी हमें लाइफ योरा के प्रोडक्ट में मिल रही हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हमारी ज़िंदगी को आसान बना रही हैं। मौसमा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम लाइफ योरा के हवाले से बात करें, नो डाउट बड़े अच्छे इनिशिएटिव हैं इनके प्रोडक्ट्स के लिए, विज़न क्या था? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। आपने भी कहा कि हमारी रूटीन बहुत टफ़ हो गई है। रूटीन इतनी टफ़ हो गई कि हमें अपने लिए, अपनी सेल्फ़ केयर के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। तो आपने स्कून वेलनेस की प्रोडक्ट्स देखी होंगी, वो बहुत इजी टू यूज़ हैं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया उस पूरे ब्रांड को। एसेंशियल ऑयल का ब्रांड है, उसमें भी कोई केमिकल नहीं है,
कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है उनकी प्रोडक्ट्स के। तो ऐसे ही हमने फिर उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने लाइफ ओरा को स्किन केयर के अंदर लॉन्च किया। ठीक है। इसमें भी आपकी स्किन के जितने भी इशू, स्किन के हो गए, हेयर केयर के हो गए, जितने भी इशू है ना वो सारे रिजॉल्व करता है ये। ठीक है। तो इसमें विजन ये था कि लोगों को ना साइड इफ़ेक्ट, जो केमिकल वाली क्रीम्स है ना उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने ये सोचा था कि हम कुछ ऐसा बनाएंगे जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, नेचुरल हो, उसमें केमिकल्स यूज़ ना हो, लेकिन वो पावरफुल बहुत ज़्यादा हो। ठीक है। जैसे हम उसको यूज़ करें तो रिजल्ट्स मिले। मैंने कई ऐसी प्रोडक्ट्स भी देखी हैं जो ये कहते हैं कि नेचुरल है लेकिन उनके रिजल्ट्स नहीं होते। बिल्कुल। तो अब हमारी प्रोडक्ट्स का यही मेन विजन है कि हमारी प्रोडक्ट है भी साइड इफ़ेक्ट से पाक हैं और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, गारंटेड रिजल्ट्स हैं। ठीक है। क्या वो हमारा वो है वाइटनिंग सीरम है, हमारा रिवाइव है, एलिक्सर है, जो भी हमारी प्रोडक्ट है ना, अब हमारी 3-4 और भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, वो भी मैं इस शो में आपको बताऊंगी कि हमारी 3-4 प्रोडक्ट्स और भी हैं, जैसे फेस वॉश है, बॉडी लोशन है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्लेंजर है, इस तरह की बहुत सी प्रोडक्ट्स। SPF है, मेन हमारा जो SPF है ना वो बहुत अच्छे, वो मैंने पर्सनली मैं यूज़ कर रही हूँ और मैं आपको बताऊँ कि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बिल्कुल सही। इससे पहले अगर आप बात करें, जब ये प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं आई थी, आपने दूसरी प्रोडक्ट यूज़ की होंगी, तब आपको रियलाइज़ हो रहा था कि नहीं इस चीज़ की कमी है, मैं अगर प्रोडक्ट्स आती हैं तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो इस चीज़ को आपने किस तरह से देखा? बिल्कुल ऐसे है। मेरी ना स्किन बहुत सेंसिटिव है, मैं कोई भी चीज़ ऐसे यूज़ नहीं कर सकती। तो मैं अगर कोई चीज़ यूज़ करती हूँ, जैसे मैंने सीरम यूज़ करने स्टार्ट किए थे तो मेरी स्किन पे एक्नी हो गई थी। मैंने ना बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के भी यूज़ किए हैं लेकिन वो एक्नी कॉज करे। सेंसिटिव स्किन होती है ना, सब लोगों को हर चीज़ नहीं सूट करती। ठीक है। तो हमने उनकी फॉर्मुलेशंस को देखा, उनकी कंसिस्टेंसी देखी, उनकी हर चीज़ को देखने के बाद हमने फिर अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन किए कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए इनके इंग्रेडिएंट्स में। और फॉर्मुलेशन कैसे होती है वो सारा उस पर डिपेंड करता है कि आपने फॉर्मुलेट कैसे किया है। तो ये डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। ठीक है। आप हमने डॉक्टर्स को दिखा के, ये नहीं कि हमने ऐसे लोगों को दिए, हमने इनको लेबॉर्ट्रीज़ में भिजवाया है, लेबॉर्ट्री टेस्ट हुए हैं इनके ऊपर, इनकी pH चेक की है, pH बैलेंस इनका हुआ है, फिर उसके बाद ये मार्केट में गई हैं। इसके पीछे हमारा पूरा मैं आपको कितना टाइम स्पेंड हूँ, 1 साल तकरीबन हमने इसके ऊपर रिसर्च की है, फिर उसके बाद हमने इसको लॉन्च किया। ठीक है। ये 1 साल इस बात की गारंटी है कि लाइफ ओरा जो है वो लोगों की ज़िंदगियों के साथ, लोगों की स्किन के साथ उतना ही कंसर्न है जितना हम हमारी अपनी स्किन के लिए। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जैसे स्कोन वेलनेस की प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो ये भी उन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग है, तो इस पे भी इंशाल्लाह कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से। और ये मुझे लगता है कि एक अच्छे और एक ऑथेंटिक ब्रांड की यही तो बात होती है। हम देखते हैं कि मार्केट में बेशुमार ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें कॉस्ट में इतनी ज़्यादा नहीं कॉस्टिंग कर रही होती, लेकिन जब हम उसे यूज़ करते हैं एक्नी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि रिजल्ट वक्ती तौर पे तो बड़े अच्छे आ रहे होते हैं, 1 से 2 दिन हम देखते हैं कि हमारी स्किन बड़ी ग्लो कर रही है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्किन जो है वो बिगाड़ का शिकार हो जाती है। ऐसे ही है। अब आप स्किन के लिए कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो आपको 1-2 दिन में रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो उसमें पक्की बात है कि केमिकल्स तो हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि कोई नेचुरल चीज़ होगी ना, वो आपने कोई होम रेमेडी भी यूज़ किया ना तो आपको 1-2 दिन में तो रिजल्ट नहीं देती। तो इसका मतलब है कि आपने अगर कोई चीज़ ऐसी यूज़ की है जो आपको 1-2 दिन में रिजल्ट्स दे रही है, तो उसमें केमिकल्स होंगे, उसमें मरकरी होगी, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी स्किन के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। ठीक है। अब आप हमारा सीरम यूज़ करेंगी, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा या 2 हफ्ते में। आप इसको 4 वीक्स यूज़ करें, रेगुलर यूज़ करें, आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किन में खुद ग्लो महसूस करेंगे। आपने इसको ये नहीं करना कि हम 1 दिन लगाया, 2 दिन लगाया, रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे। ऐसा तो होता ही नहीं, कौन सा मैजिक है या इसमें कौन सा कोई केमिकल है। तो आपने इसको रूटीन से 4 वीक्स यूज़ करना है। फिर आपने मुझे ही बताना है, मेरी भी मैं कहती हूँ कि मैं फ्रंट पे हूँ, मैं फ्रंट एंड पे काम कर रही हूँ। आप हमारे पेजेस हैं, हमारी वेबसाइट्स हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। आप लोग कोई कंसर्न है, आप वेबसाइट पे विजिट करें या इनके पेज पे, इंस्टाग्राम के पेज पे हमारे ऑफिस में हमने डर्माटोलॉजिस्ट बिठाए हुए हैं जो हमारे कस्टमर्स को रिप्लाईज करते हैं, उनकी क्वेरीज को करते हैं, वो क्लियर करते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के आप कंसर्न बताएंगे, कोई भी प्रोडक्ट आपको बता दी जाएगी। आपके स्किन टाइप को देख के, ठीक है, उसकी सारी हालत जान के फिर आपको प्रोडक्ट सजेस्ट किया जाता है। तो आप इनके पेज पे जाएं, उनसे अपनी क्वेरी लें कि हमारी स्किन ऐसी है, फिर आप उनसे प्रोडक्ट लें।
बिल्कुल इसी मैं तरह आपको से ये ये suggest बहुत करती ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़। अगर हम देखते हैं ना कि कोई भी चीज़ हमें बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रही है 1 से 2 दिन में, और ख़ासकर स्किन केयर के हवाले से, तो वो चीज़ फॉर दी लॉन्ग टर्म मजमूई तौर पे ये देखा जाता है वो हमारी सेहत के लिए या हमारी स्किन के लिए उतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं होती है। अपनी सेल्फ केयर के हवाले से इस चीज़ पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा से ऑथेंटिक और सर्टिफाइड ब्रांड की तरफ जाना चाहिए। ऐसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप अगर 1-2 दिन में रिज़ल्ट देने वाली चीज़ें यूज़ करेंगे ना, वो 1-2 दिन के ही रिज़ल्ट होते हैं, बाद में वो आपकी स्किन का वो हशर करते हैं ना कि आप खुद भी परेशान हो जाते हैं कि हमने क्या लगा, क्या गलती हो गई थी जिसकी ये सज़ा हमें मिली है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाएं, केमिकल्स वाली चीज़ें यूज़ करने के बजाय आप कोई ऐसा ब्रांड देखें, कोई ऐसी चीज़ें देखें जो नेचुरल हों, जो ये मतलब दावा कर रही हूँ कि हमारे साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हार्श केमिकल नहीं है उसमें, डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। आप ऐसे प्रोडक्ट्स को और लाइफ हो रहा है, ये दावा कर और रही है लाइफ हो रहा है तो फिर कर ही रहा है कि 100% नेचुरल है, केमिकल फ्री है, आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगा, फ्री है, पैराबेन्स फ्री है। और हमारी आजकल के बहुत सारे कहते हैं कि पैराबेन्स जो होते हैं ना वो आपकी स्किन को बहुत नुकसान देते हैं। ठीक है। और हमारी जो पहली पुरानी चीज़ें थी ना, सीरम्स वगैरह, उसमें पैराबेन्स होते थे, उसमें वो होता सल्फेट होता था। इस हमारी जो लाइफ हो रहा के प्रोडक्ट्स हैं ना, इसमें ना तो पैराबेन्स हैं, ना ही सल्फेट है, ये सल्फेट फ्री, पैराबेन्स फ्री है। बिल्कुल सही। आपकी स्किन को नेचुरली बड़ा ग्लो करेगा। दी ओरा के सीरम्स हैं, आपके बालों को खूबसूरत बनाएगा। दी ओरा के ऑयल जो एक्सलर है, ये आपकी जो ज़िंदगी है ये आसान कर देगा। बहुत शुक्रिया मौसमा साहिबा फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन रही, और मुझे इससे पहले लगता था कि ग्लास स्किन जो है वो ख्वाब है और अफोर्डेबिलिटी में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन ये मुमकिन है जी। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।